Hi guys and welcome back to the channel Deepak Yadav Education. Welcome to the daily Hindu news and editorial analysis of 25th of October 2021. तो गाइज आज है तारीख 25 अक्टूबर 2021 और है मंडे। देखेंगे आज का द हिंदू कंप्लीट न्यूज़पेपर। द हिंदू कंप्लीट न्यूज़पेपर को एनालाइज करेंगे, बट लेक्चर में आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोगों को ये कंप्लीट न्यूज़पेपर का पीडीएफ चाहिए तो क्या करना है, सबसे पहले डाउनलोड करना है टेलीग्राम और फिर जाकर सर्च बॉक्स में टाइप करना है दीपक यादव एजुकेशन। एज यू कैन सी गाइज आप लोग को ये वाला चैनल मिल जाएगा, इस पर क्लिक करना और जाकर इस चैनल को ज्वाइन कर लेना। देखो अगर आप लोगों को इस तरीके से ये चैनल नहीं मिलता है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप सभी लोगों को टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, वो लिंक इसी चैनल का है। जैसे आप उस पर क्लिक करोगे ऑटोमेटिकली ये चैनल ओपन हो जाएगा, इसको जाकर ज्वाइन कर लेना। नाउ ज्वाइन करने से फ़ायदा क्या होगा, यहाँ पर आपको डेली बेसिस पर द हिंदू न्यूज़पेपर मिल जाता है, डेली करंट अफेयर के वीडियो का पीडीएफ मिल जाता है, डेली बहुत सारे डिजिटल नोट्स मिल जाते हैं और ये सारी चीज़ें मिलती हैं बिल्कुल फ्री में, तो जाकर इसको ज़रूर ज्वाइन करना। नाउ बढ़ते हैं आगे, और आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह हम लोग अपने लेक्चर को एक मैप के क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करेंगे। तो आज आप सभी लोगों को मैप में जाकर देखना है गल्फ ऑफ यना को कहाँ पर है ये एग्जैक्टली लोकेटेड, इसके आसपास कौन कौन से सी हैं या फिर कोई आइलैंड है, कौन सी कंट्री के पास ये देखने को मिलेगा। तो अच्छे से इन सब चीज़ों को मैप में देखना, देन उसके बाद आकर नीचे कॉमेंट सेक्शन में टाइप करना, जिससे कि आप लोग इसको लंबे समय तक याद रख पाओगे। साथ ही साथ एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो कि यूपीएससी प्रीवियस ईयर साल 2016 के प्रीलिम्स में पूछा गया था। डेली बेसिस पर हम लोग एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इजी था, अब इसके बारे में हमने ऑलरेडी बहुत बार पढ़ रखा है। तो क्वेश्चन क्या था, यहाँ पर आप देख पाओगे, होता क्या है, हम लोग कुछ एरियाज़ में शहरों के अंदर क्या करते हैं, एयर क्वालिटी को मेजर करते हैं। अब एयर क्वालिटी को जो मेजर किया जाता है उसके वजह से क्या होता है, एयर क्वालिटी इंडेक्स तैयार किया जाता है। अब जब भी हम लोग एयर क्वालिटी इंडेक्स को तैयार करते हैं तो इसके अंदर बहुत सारी गैसेस को कंसीडर किया जाता है कि हाँ इस एरिया के अंदर एयर क्वालिटी इस लेवल की है, क्योंकि इस एरिया के अंदर ऐसी ऐसी गैसेस हैं और ये जो गैसेस हैं वो इतनी मात्रा में है। ठीक है, तो वो सब कुछ एयर क्वालिटी इंडेक्स के अंदर पता चलता है। तो ठीक है, यहाँ पर क्वेश्चन डायरेक्टली ये कहता है कि जब हम लोग एयर क्वालिटी इंडेक्स को कैलकुलेट करते हैं तो उस वक्त पर कौन कौन सी एटमॉस्फेरिक गैसेस हैं जिनको इस कैलकुलेशन में कंसीडर किया जाता है। ठीक है, कौन कौन सी गैसेस को यहाँ पर देखा जाता है। अब नीचे आपको गैसेस के नाम दिए गए हैं, 5 गैसेस के नाम है, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, मीथेन। अभी रुक जाओ, क्वेश्चन नहीं खत्म हुआ है। ठीक है, यहाँ पे अब यहाँ पर क्या हुआ, इतने आपको गैसेस के नाम दिए गए। अब यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है नीचे, इनमें से कौन कौन सी गैसेस हैं, 1, 2 एंड 3 ओनली, 2, 3 एंड 4 ओनली, 1, 4 एंड 5 ओनली, या फिर पाँचों की पाँचों गैसेस हैं। जब हम लोग एयर क्वालिटी इंडेक्स को कैलकुलेट करते हैं तब उस समय पर इनको कंसीडर करते हैं। तो आप लोग इसके बारे में आंसर नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर देना। बाय द वे इसका जो करेक्ट आंसर है मैं आपको नीचे प्रोवाइड करवा चुका हूँ, टेलीग्राम पर भी प्रोवाइड करवा दूंगा, और टेलीग्राम पर इसके बारे में मतलब एयर क्वालिटी इंडेक्स के बारे में ऑलरेडी हम काफ़ी बार पढ़ चुके हैं और सारे नोट्स मैंने सेंड कर रखे हैं। चाहो तो आप लोग वहाँ पर जाकर देख सकते हो, अगर आपने वो पढ़ लिया है तो आराम से इस क्वेश्चन को भी सॉल्व कर पाओगे। तो चलो शुरुआत करते हैं। यह है आज का सबसे पहला आर्टिकल। देखो इस आर्टिकल में जम्मू एंड कश्मीर के बारे में चर्चा हो रही है। जो हमारे होम मिनिस्टर हैं अमित शाह जी, इन्होंने बहुत सारी बातें बोली हैं जम्मू एंड कश्मीर के बारे में कि पहले क्या सिचुएशन था, आज के टाइम पर वहाँ पे क्या सिनेरियो है। पहले यहाँ पर इतने ज़्यादा इंडिपेंडेंस वहाँ पर नहीं देखने को मिलता था, लेकिन आज के टाइम पर वहाँ पर बहुत सारा डेवलपमेंट हो चुका है। तो इसके बारे में ये सारी इन्फॉर्मेशन दी गई। सबसे पहली बात, हमारे होम मिनिस्टर ने क्या बोला कि देखो एक टाइम पर जम्मू एंड कश्मीर में 3 फैमिलीज थी, 3 बड़े बड़े परिवार थे, वो अपने दादागिरी दिखाते थे, उनका ही कंट्रोल होता था ना। वो आज के टाइम पर नहीं देखने को मिलेगा, वो पूरी तरह से खत्म हो चुका है और जम्मू एंड कश्मीर एक यूनियन टेरिटरी बन चुका है। वो कैसे बना है आपको मालूम होगा, आर्टिकल 370 को कर दिया गया था इनऑपरेट, उसके बेसिस पर यहाँ पर इसको बाइफर्केट किया गया और 2 यूनियन टेरिटरीज बना दी गई हैं। अब उसी के साथ हमारे प्राइम मिनिस्टर ने भी उद्घाटन कर दिया है बहुत सारी चीज़ों का। देखो वहाँ पर बहुत सारी चीज़ें आज के टाइम पर लाई गई हैं। लगभग 30,025 हैं सरपंचेस को इलेक्ट किया गया है। ठीक है, तहसील ज़िला लेवल इलेक्शंस आप लोगों ने देखे हैं। तो ये सारी चीज़ें 70 साल में पहली बार देखने को मिली हैं। इससे पहले यहाँ पर इस प्रकार के कोई इलेक्शन वहाँ पर हुए नहीं हैं और अब यहाँ पर ये सारी चीज़ें कंडक्ट की जा रही हैं। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन दी। साथ ही साथ हमारे होम मिनिस्टर ने फिर हमारे प्राइम मिनिस्टर की तारीफ भी करी कि प्राइम मिनिस्टर की वजह से ये सारी चीज़ें पॉसिबल हो पाई कि हम लोग यहां पर इलेक्शन को कंडक्ट करवा पाए हैं। साथ ही साथ आज के टाइम पर हमारे प्राइम मिनिस्टर और हमारी केंद्र सरकार फोकस ये कर रही है कि जम्मू एंड कश्मीर वाले रीजन के अंदर इन्वेस्टमेंट लगातार ग्रो हो। खासकर हम लोग कश्मीर वाले रीजन के ऊपर फोकस कर रहे हैं, क्योंकि देखो यहां पर हम लोग इन्वेस्टमेंट अभी तक नहीं कर पाए, ना ही हम लोग दूसरी कंट्रीज से इन्वेस्टमेंट करवा पाए, क्योंकि यहां पर इस एरिया को लेकर बहुत ज़्यादा डिस्प्यूट्स देखने को मिलते हैं हमेशा से ही। लेकिन अब की बार क्या हो रहा है, हम लोग यहां पर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। हमारे प्राइम मिनिस्टर ने एफर्ट लगाकर लगभग 12,000 करोड़ रुपए
का इन्वेस्टमेंट ऑलरेडी यहाँ पर किया है, प्लस इसके आगे का जो हमारा टारगेट है वो लगभग होने वाला है 51,000 करोड़ रुपीज़ का। तो 51,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करेंगे हम लोग साल 2022 तक। कहाँ पर? जम्मू एंड कश्मीर वाले एरिया के अंदर। ये चीज़ें यहाँ पर मेंशन की गई हैं, ठीक है। उसके बाद लगभग आप देख पाओगे और वेरियस इन्फॉर्मेशन दी गई कि पहले बहुत सारे लोग वहाँ पर मारे जाते थे, आज के टाइम पर उनकी संख्या बहुत कम हुई है। हालांकि अभी हमने हाल ही में ये सारे इंसिडेंट देखे हैं कि बहुत सारे सिविलियंस की जान गई है, लेकिन फिर भी अगर हम इसको कंपेयर करें पहले के मुताबिक, जो पहले किलिंग्स हुआ करती थी वो बहुत ज़्यादा हुआ करती थी। 2004 से लेकर 2014 के बीच में किलिंग्स बहुत हुआ करती थी और वो कम होकर आज के टाइम पर बहुत ही ज़्यादा कम हो चुकी हैं। अगर इसको हम लोग आज के टाइम पर कंपेयर करें साल 2021 से कंपेयर करें तो, ठीक है, ये आप लोग को ध्यान देना है। उसके बाद यहां पर आर्टिकल 370 के बारे में मेंशन किया गया, वो मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बता दिया है। साथ ही साथ यहां पर जो हमारे श्याम प्रसाद मुखर्जी है, इन्होंने यहाँ पर एक तरीके से बोला भी था, एक स्लोगन दिया था, एक देश एक विधान एक निशान, और हम लोग उसी के बेसिस पर आज के टाइम पर चल रहे हैं। और जम्मू एंड कश्मीर पूरी तरह से यहाँ पर आप देख पाओगे इंडिया का पार्ट है, हम लोगों ने इसको दिखाया है बाय इनऑपरेटिंग आर्टिकल 370। तो ये आप लोगों को इसके बारे में ध्यान रखना है। साथ ही साथ वहाँ पर हम लोगों ने अभी बहुत सारे कॉलेजेस को ओपन करने का डिस्कशन किया है। साथ ही साथ यहाँ पर जो IIT है, देखो हमारे अमित शाह जी ने उद्घाटन किया है एक नए कैंपस ऑफ IIT का वहाँ पर, ठीक है। उसके बाद मेडिकल कॉलेजेस को उद्घाटन किया गया और भी बहुत सारी वहाँ पर इन्वेस्टमेंट की जा रही है। तो यहाँ पर बताया गया है कि टोटली चेंज कर दिया गया है उस वाले एरिया को। ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन आपको देखने को मिलेगी। बाकी यहाँ पर कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन नहीं है, जितनी भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी वो मैंने अब आप सभी लोगों को यहाँ पर बता दी है। आगे बढ़ते हैं अगले आर्टिकल की तरफ। देखो इस आर्टिकल में एग्जाम के लिए कुछ ऐसा खास नहीं देखने को मिलेगा। ये छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जिनको आप लोग बस खाली ध्यान रख सकते हो। यहाँ पे कोई चीज़ें नोट डाउन करने की बात नहीं है, ठीक है। एक तरीके से वो ध्यान रखना है। नोट डाउन करने की जहाँ पे भी बात होगी वहाँ पर मैं आगे आपको बताता रहूँगा। एक छोटा सा आर्टिकल ये देखने को मिलेगा, कल से ही लगातार चर्चा में है, चाइना ने एक नए लॉ बना दिए हैं। किसके लिए? अपने बॉर्डर के लिए। अपने बॉर्डर के लिए नए लॉज को यहाँ पर बताया है कि हालांकि आप कहोगे चाइना कैसे लॉ बनाएगा, बिल्कुल बनाएगा। वहाँ पर यह है कि उनकी सरकार है और कोई ऐसी डेमोक्रेसी वहाँ पे देखने को मिलती नहीं है, जो बोल दिया उन्होंने वो हो गया, ठीक है। वहाँ की सरकार जो जाएगी वो करेगी, ऐसा देखने को मिलता ही मिलता है। तो उन्होंने अपना एक लॉ सेट करा। उन्होंने बोला कि जो बॉर्डर वाले एरियाज़ हैं, बॉर्डर वाले एरियाज़ कहाँ पर सबसे ज़्यादा देखने को मिलेंगे? तो भारत और चाइना के बीच में जो बॉर्डर वाले एरियाज़ है वो सबसे ज़्यादा देखने को मिलेंगे, सबसे ज़्यादा लेंथ में, ठीक है। चाहे वो अरुणाचल प्रदेश वाला एरिया हो गया, भूटान वाला एरिया होगा, वहाँ सभी जगह पर चाइना भारत के साथ बॉर्डर्स को शेयर करता है। तो उन बॉर्डर्स को लेकर वहाँ पे चेंजेस किए जाएंगे। अब चेंजेस में क्या क्या किया जाएगा मैं आपको पॉइंट वाइज बताता हूँ। पहला पॉइंट यहाँ पर बोला गया कि वहाँ पर जो हमारे बॉर्डर की साइड की टेरिटरी है, मतलब चाइना की साइड की, तो चाइना अपने बॉर्डर टेरिटरी को प्रोटेक्ट करेगा, वहाँ पर एक सिक्योरिटी को मेंटेन करेगा। ये यहाँ पर चाइना ने बोला है, इनका पहला रूल यह है। साथ ही साथ यहाँ पर एक तरीके से सारे जितने भी एक्ट्स हैं जो इलीगल एक्ट्स होंगे वहाँ पे कॉम्बैट किए जाएंगे, ये यहाँ पर दिखाने की कोशिश की जा रही है। कौन से वाले एरिया हो गए? लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल वाला एरिया हो गया। वो हम लोगों ने देखा है कि पिछले 1-1.5 साल से लगातार उस एरिया पर भारत और चाइना के बीच में रेगुलरली डिस्प्यूट्स जारी हैं, अभी भी डिस्प्यूट्स जारी हैं। तो उन सब चीज़ों को देखते हुए ये नए लॉ लेकर आ चुका है चाइना। ये हमारे लिए कुछ इतने मायने रखते नहीं है, लेकिन फिर भी यहाँ पर आपको पॉइंट्स इसके बारे में याद होने चाहिए, क्योंकि इसके ऊपर डेफिनेटली एडिटोरियल पब्लिश हो सकता है। अब यहाँ पर दूसरा, चाइना ने ये बोला कि हम लोग कंस्ट्रक्शन करेंगे। देखो कंस्ट्रक्शन करेंगे, और कंस्ट्रक्शन से ज़्यादा महत्वपूर्ण यह है कि इसके अंदर अभी एक और पॉइंट मेंशन नहीं है, वो यह है कि इंफ्रास्ट्रक्चर का। हिंदुस्तान टाइम्स में भी आर्टिकल था, वो मैंने रीड किया था कल रात में, तो वहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में भी डिस्कशन किया था, ठीक है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर में यहाँ पर इन्होंने बोला है हम लोग इंफ्रास्ट्रक्चर को ज़्यादा से ज़्यादा डेवलप करेंगे, ठीक है। हालांकि ये चीज़ काम हो ही रहा है, और इंफ्रास्ट्रक्चर ही सबसे बड़ी जड़ है यहाँ पर डिस्प्यूट्स की, क्योंकि हो क्या रहा है, चाइना अपना इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करता है तो इंडिया भी अपने बॉर्डर की साइड पर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने की कोशिश करेगा। डेफिनेटली हम भी चाहेंगे कि हमारे बॉर्डर की साइड पर इंफ्रास्ट्रक्चर काफ़ी अच्छा हो। तो जब हम लोग ये काम करने आते हैं तो चाइना को ये पसंद आता नहीं है, और इसकी वजह से दोनों कंट्रीज़ के बीच में डिस्प्यूट देखने को मिलता है, जैसा अभी LAC लद्दाख वाले एरिया में, पेंगोंग से वाले एरिया के अंदर हम लोगों ने देखा था, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर क्या बोला, चाइना कंस्ट्रक्शन करेगा नए फ्रंटियर विलेजेस का, ठीक है। नए नए विलेजेस आपको देखने को मिलेंगे बॉर्डर के पास। अब इससे करेगा क्या? इससे ये करेगा कि देखो विलेजेस के अंदर पहले तो नॉर्मल पीपल रहेंगे, लेकिन साथ ही साथ यहाँ पर अपने सोल्जर्स को भी दुबका के रखने वाले हैं, और उसके साथ यहाँ पर डिस्प्यूट्स ऐसे ही बढ़ते रहेंगे। देखो सीधी सीधी बात है, ये जो लॉ है ये आने वाले टाइम पर काफ़ी सारे कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट करने वाले हैं, ठीक है। डेफिनेटली यहाँ पर ऐसा देखेंगे हम लोग कि दोनों कंट्रीज़ के बीच में डिस्प्यूट्स जो हैं कहीं ना कहीं थोड़े से और बढ़ते हुए नजर आएंगे आने वाले टाइम पर। ओके, तो ये है यहाँ पर आर्टिकल। अब यहाँ पर ये चाइना के अंदर जो भी हुआ है ये सब किसने बताया?
चाइना के अंदर एक न्यूज़ एजेंसी है। कौन सी न्यूज़ एजेंसी है? जिन्हुआ न्यूज़ एजेंसी, वहीं की न्यूज़ एजेंसी है। जाना मत, यहाँ पर सर्च मत करना, वहाँ पे चाइनीज़ में ही लिखा होगा, कोई फ़ायदा नहीं होगा, कुछ समझ में नहीं आएगा, ठीक है। हाँ, तो फिर उसी ने ये सारी चीज़ें पब्लिश की हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। तो सबसे इंपॉर्टेंट आर्टिकल, दूसरे पेज पे ही एक छोटा सा आर्टिकल पब्लिश हुआ है ई वेस्ट के बारे में। देखो आर्टिकल जो है ये करंट इशू हमारे लिए बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन जो ये ई वेस्ट आपने वर्ड देखा ना, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये आज के टाइम पर भारत की ही नहीं दुनिया भर की एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन चुकी है। ये क्या है प्रॉब्लम, आगे हम लोग इसको देखेंगे। तो यहाँ पे बात क्या की गई है कि देखो दिल्ली के अंदर इस प्रॉब्लम को काउंटर किया जा रहा है, लेकिन ये प्रॉब्लम रेगुलरली बढ़ रही है। और वो प्रॉब्लम क्या है? वो है ई वेस्ट की। यहाँ पे आर्टिकल आप पूरा का पूरा पढ़ सकते हो। इस पूरे आर्टिकल में से एक लाइन भी आपके लिए या मेरे लिए किसी के लिए भी इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। यहाँ पे एक लाइन भी पढ़ना बेकार है। हमें पढ़ना क्या है? ई वेस्ट के बारे में पढ़ना है। लेकिन ई वेस्ट के रिगार्डिंग मैं आपको इनफ इन्फॉर्मेशन दूंगा कि इतनी इन्फॉर्मेशन आपको अपने पास रखनी ही रखनी है कि अगर कोई टॉपिक आता है ई वेस्ट को लेकर तो उसके पास आप उसके बाद यहाँ पर इतना आप लोग अमाउंट, ये जो वर्ड्स हैं इसको लिख सको, ठीक है। तो ई वेस्ट जनरेशन आर्टिकल जीएस पेपर 3 के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर हमारे सिलेबस का पार्ट है, क्योंकि सिलेबस के अंदर एनवायरमेंट पॉल्यूशन और भी बहुत सारे टॉपिक्स देखने को मिलेंगे। प्लस जीएस पेपर 2 के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है। मैंने हाल ही में इस आर्टिकल को डिस्कस किया था, उस वजह से मैं इसको फिर डिस्कस कर रहा हूँ। हाल ही मैंने करंट अफेयर वाले वीडियो में डिस्कस किया था। क्यों? क्योंकि हाल ही में हमने ऑब्जर्व किया था इंटरनेशनल ई वेस्ट डे। कब? 14 अक्टूबर को हमने इंटरनेशनल ई वेस्ट डे को ऑब्जर्व किया था। इस वजह से ये चर्चा में था और आज के टाइम पर फिर से ये ई वेस्ट का कॉन्सेप्ट आ चुका है, तो इसको हम लोग फिर से समझने की कोशिश करेंगे। देखो इस डे को, मतलब इसके डे का याद रखना, ठीक है, कब यहाँ पर ऑब्जर्व किया जाता है। इस डे का भी मेन मकसद ये है कि अवेयरनेस फैलाना, जागरूकता फैलाना कि आज के टाइम पर जो ई वेस्ट है वो लगातार जनरेट हो रहा है और आने वाले टाइम पर एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन सकती है। एक मिनट, ई वेस्ट होता क्या, ये तो हमने समझा ही नहीं। ई वेस्ट मतलब कि इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट, ठीक है। आपके मोबाइल फ़ोन्स ख़राब हो गए, लैपटॉप ख़राब हो गया, या और भी बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस ख़राब हो जाते हैं, तो हम लोग क्या करते हैं? उसको फेंक देते हैं। वो क्या कहलाएगा? वो कहलाएगा ई वेस्ट। और वो ई वेस्ट अपने आप में खतरनाक है। इसमें बहुत सारे टॉक्सिक मटेरियल्स पाए जाते हैं, ठीक है। वो आगे चलते चलते आपको पता चलेगा। अब भारत के अंदर इसका कोई रूल्स एंड रेगुलेशन नहीं है क्या ई वेस्ट को मैनेज करने के लिए? तो ध्यान रखना, ऐसा नहीं है। भारत के पास है एक, वो है ई वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स 2016, जो कि इन ई वेस्ट को मैनेज करता है। अब बात करते हैं देखो इंटरनेशनल ई वेस्ट के बारे में। पहले हम बात करेंगे क्या ये प्रॉब्लम भारत के अंदर है? बिल्कुल नहीं, ये प्रॉब्लम पूरे दुनिया के अंदर है। ये जो ई वेस्ट है ये पूरे दुनिया की एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन चुकी है। यूनाइटेड नेशन के अकॉर्डिंग एक रिपोर्ट पब्लिश की गई थी और उस रिपोर्ट में बताया गया कि इंडिया लगभग साल 2021 के अंदर, मतलब इसी साल, ये साल ख़त्म होते होते हम लोग ई वेस्ट के अंदर लगभग इस साल 57.4 मिलियन टन ऑफ ई वेस्ट जनरेट करने वाले हैं पूरे दुनिया भर में। इतना ज़्यादा यहाँ पर ये ई वेस्ट जनरेट होगा। अगर हम बात करें पर पर्सन की, तो हर एक व्यक्ति इस पृथ्वी के ऊपर 7.6 केजी तक ई वेस्ट जनरेट कर रहा है और करेगा, ये यहाँ पर मेंशन किया गया। अब क्वेश्चन ये है कि हम लोग इसमें से कितना रिसाइकल कर पा रहे हैं, कितना यहाँ पर हम लोग इसको मैनेज कर पा रहे हैं। तो इतने टोटल अमाउंट का सिर्फ और सिर्फ 17.4% ही रिसाइकल किया गया है। बाकी जितना अमाउंट है वो सब ई वेस्ट ऐसे ही पड़ा हुआ है हमारे एनवायरनमेंट के अंदर, ठीक है। ई वेस्ट क्या होता है मैंने आपको बता दिया, इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट है। यहाँ पर जो भी हमारे इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस होते हैं, ख़राब हो जाते हैं, उसको हम लोग यहाँ पर फेंक देते हैं, वो ई वेस्ट की कैटेगरी में आता है। ये आपको पता चल गया। भारत के पास एक रूल है, वो भी मैंने आपको बता दिया है। लेकिन साथ साथ एक और चीज़ याद रखना, भारत के अंदर पहला ई वेस्ट क्लिनिक फॉर सेग्रीगेशन प्रोसेसिंग एंड डिस्पोजल, मतलब कि भारत के अंदर एक ऐसा पहला क्लिनिक कौन सा है जो कि ई वेस्ट को मैनेज करता है। तो वो क्लिनिक कहाँ पर बनाया गया था? तो उस क्लिनिक को सेटअप किया गया था मध्य प्रदेश के अंदर, भोपाल में। तो ये आप इसके बारे में ध्यान रख सकते हो, जो कि ई वेस्ट को डिस्पोज करता है। नाउ ई वेस्ट जनरेशन की बात करें तो मैंने आपको बताया कि इतना ज़्यादा हम लोग, इस साल की बात कर रहा हूं मैं, साल 2021 की, हम लोग इतना ज़्यादा ई वेस्ट जनरेट कर लेंगे, लगभग 57.4 मिलियन टन तक हम लोग इतना ई वेस्ट जनरेट करने वाले हैं। और पता है ये कितना हुआ? ये इसका वजन इतना हुआ जितना पूरी चीन की दीवार का वजन है। मतलब जो वॉल ऑफ चाइना है, ठीक है, ग्रेट वॉल ऑफ चाइना, उसका जितना वजन है। और ग्रेट वॉल ऑफ चाइना दुनिया का सबसे भारी ऑब्जेक्ट है हमारे अर्थ के ऊपर। तो आप समझ सकते हो हमने कितना ज़्यादा ई वेस्ट जनरेट कर रहे हैं आज के टाइम पर। अब बात करते हैं इसमें इंडिया की कैटेगरी की। तो इंडिया लगभग यहाँ पर आप कह सकते हो साल 2019-20, साल 2017-18 आप देख पाओगे ना, तो इंडिया रेगुलरली साल ब साल इंक्रीज करता हुआ आ रहा है ई वेस्ट को, ठीक है। आप देख पाओगे साल 2017-18 के अंदर 7 लाख टन के आसपास ई वेस्ट जनरेट हुआ था, लेकिन साल 2019-20 के अंदर यही ई वेस्ट 10 लाख टन के आसपास पहुंच चुका है। और ये रिपोर्ट बिल्कुल लीगल है, सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने इसको पब्लिश किया है।
ठीक है। तो आपको ध्यान देना है इसके बारे में कि रेगुलरली भारत के अंदर भी ई वेस्ट की प्रॉब्लम रेगुलरली बढ़ रही है ना। अब चैलेंजेस क्या क्या हैं इसको मैनेज करने के, मतलब हम इससे लड़ क्यों नहीं पा रहे ई वेस्ट से। सबसे पहला चैलेंज यह है कि देखो आज के टाइम पर लोगों का इतना इन्वॉल्वमेंट ही नहीं है। लोगों का इन्वॉल्वमेंट क्यों नहीं है, इस पर क्या बात है ये बात ये है, हमारा प्रोडक्ट खराब हुआ, हमारे पास राइट टू रिपेयर होते हुए भी हम लोग क्या करते हैं, अगर वो ज़्यादा ही खराब हो रहा है, हम लोग सोचते हैं यार ये इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट है, ये मोबाइल ख़राब हो गया, अब ये कभी सही नहीं होगा, ये ऐसे ही ख़राब होता रहेगा, इसको फेंक देते हैं। अब यहाँ पर क्या होता है, इसी वजह से हम लोग का इन्वॉल्वमेंट इतना अच्छा रहता नहीं है इस चीज़ों के अंदर, और हम लोग प्रोडक्ट को ज़्यादा से ज़्यादा फेंक देते हैं, हम लोग उसको रिपेयर नहीं करवा पाते। ठीक है, ज़्यादा हम लोग रिपेयर करवाते नहीं हैं, ये चीज़ हम लोगों ने देखी है। ठीक है, तो इससे लगातार ई वेस्ट जनरेट होता हुआ नजर आ रहा है। उसके बाद यहाँ पर दूसरी प्रॉब्लम यह है, चाइल्ड लेबर बढ़ रहा है। ठीक है, इंडिया के अंदर अगर आप देखोगे तो 10 से 14 साल के बच्चे लगातार बढ़ चुके हैं किसके अंदर, ई वेस्ट के अंदर। जो भी चाइल्ड लेबर होते हैं, जो ये बच्चे हैं, इनसे ये जो ई वेस्ट एक्टिविटीज़ है इनके अंदर इन्वॉल्व किया जाता है। ये लोग यहाँ पर इन प्रोडक्ट को उठाते हैं, फिर रिसाइकलिंग तक पहुँचाते हैं, उन वर्कशॉप तक पहुँचाते हैं। तो ई वेस्ट का जो भी ये बवाल है, ये जो एक्टिविटी है, इसके अंदर बच्चों की लेबरिंग बढ़ चुकी है। अब बच्चों की लेबरिंग बढ़ चुकी है तो आप कह सकते हो कि ये जो ई वेस्ट है ये ऑलरेडी बहुत खतरनाक भी है, इसमें बहुत सारे टॉक्सिक मटेरियल पाए जाते हैं, तो ये बच्चों के लिए खतरनाक है, एनवायरमेंट के लिए खतरनाक है ही। उसके बाद हमारे पास लेजिस्लेशन, कोई प्रॉपर लेजिस्लेशन, कोई रूल्स एंड रेगुलेशंस देखने को मिलेगा नहीं जो कि यहाँ पर ई वेस्ट को मैनेज करे। साथ ही साथ हेल्थ हजार्ड देखने को मिलते हैं, क्योंकि ई वेस्ट के अंदर लगभग 1000 से ज़्यादा टॉक्सिक मटेरियल पाए जाते हैं जो कि ग्राउंड वाटर को कॉन्टेमिनेट कर सकते हैं, ग्राउंड वाटर को दूषित कर सकते हैं, गंदा कर सकते हैं, सॉइल को गंदा कर सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पर एक और प्रॉब्लम यह है कि हमारे पास कोई ऐसी प्रॉपर इंसेंटिव स्कीम्स भी नहीं है। अगर आप बड़ी कंपनीज बना दो, उनको इंसेंटिव स्कीम दो कि मतलब उनको इंसेंटिव प्रोवाइड करवाओ, सरकार अगर कंपनीज को इंसेंटिव प्रोवाइड करवाए कि आप ई वेस्ट को मैनेज कर लो, प्रॉपरली मैनेज करो, जिससे कि हमारे एनवायरमेंट को नुकसान ना हो, उसके बदले में सरकार पैसा देगी। तो ऐसी चीज़ें अगर चलें तो कहीं ना कहीं ई वेस्ट को हम लोग मैनेज कर पाएँ, लेकिन ऐसा नहीं हो पा रहा है। ठीक है, उसके बाद एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है, इस कबाड़ को हम लोग इंपोर्ट भी बहुत कर रहे हैं। हाँ, इंपोर्ट कर रहे हैं, लगभग आप कह सकते हो कि दुनिया भर का 80% जो ई वेस्ट है वो भारत इंपोर्ट ही कर रहा है। ठीक है, मतलब कि आप कह सकते हो क्रॉस बॉर्डर ये फ्लो ऑफ वेस्ट इक्विपमेंट आप देख पाओगे इंडिया के अंदर 80% ऑफ ई वेस्ट डेवलप किया जा रहा है। बहुत सारी डेवलप्ड कंट्रीज़ के अंदर जो मतलब कि जो अच्छी खासी रिचर सेक्शन की पीपल की कंट्रीज़ है, बहुत अमीर कंट्रीज़ हैं, वहाँ पर ई वेस्ट ज़्यादा जनरेट होता है। वो लोग यहाँ पर ई वेस्ट जनरेट करने के बाद एक्सपोर्ट कर देते हैं, और चाइना, इंडिया, घना, नाइजीरिया ऐसी कंट्रीज़ जो हैं इसको इंपोर्ट करती हुई नज़र आती हैं। क्या फ़ायदा उनको नज़र आता है वो आप लोग यहाँ पर देख पाओगे। ठीक है, तो ये कुछ चीज़ें हैं, आई होप आपको ये क्लियर हो चुका है। ये सारी चीज़ें मैंने क्लियर कर दी हैं। यहाँ पर देखो बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपको दे रखी है, लेकिन फिर भी कोई ऐसी एग्जाम के लिए इन्फॉर्मेशन नहीं देखने को मिलेगी। आगे बढ़ते हैं अगले आर्टिकल की तरफ ना। उसके बाद एक और छोटा सा आर्टिकल ये आप लोगों को देखने को मिलेगा। देखो ये जो हम लोग पेज कवर कर रहे हैं, स्टेट और रीजनल पेज है, यहाँ पर आर्टिकल कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं होता है, लेकिन फिर भी आज बहुत सारे वर्ड्स, मुझे कीवर्ड्स देखने को मिले जहाँ पर डेफिनेटली बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं आज के टाइम से, हमारे करंट इशूज़ के टाइम से। ठीक है, यहाँ पर आर्टिकल में बात की गई है, देखो यहाँ पर देखो जो भी इशू चल रहा है, बोला गया जो साबरमती रिवर है, वहाँ पर आज के टाइम पर साबरमती रिवर रिमेनली हाईली पॉल्यूटेड रिवर है, मतलब बहुत ज़्यादा पोल्यूशन आपको ये देखने को मिलेगा। कहाँ पर आपको देखने को मिलेगी रिवर, गुजरात के अंदर है। तो इस रिवर के बारे में ज़रूर पढ़ लेना, क्योंकि जो रिवर है वाटर फ्लोज करके हमारे सिलेबस का पार्ट है। जीएस पेपर 1 ज्योग्राफी के अंदर इन रिवर्स का सेक्शन आता है। ठीक है, तो जब भी कोई रिवर भी, कोई भी छोटी भी रिवर न्यूज़ में है, उसको एक बार पढ़ लो, क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन डेफिनेटली बन जाता है और घूमकर क्वेश्चन आता है। ठीक है, यहाँ पर आप देख पाओगे, बोला यह गया कि आज के टाइम पर साबरमती रिवर काफ़ी ज़्यादा पोल्यूटेड, काफ़ी ज़्यादा दूषित देखने को मिलेगी। हालांकि सरकार ने 200 करोड़ रुपए अनाउंस किए थे कि हम लोग 200 करोड़ रुपए खर्चेंगे, और खर्च किए भी ताकि पोल्यूशन को ख़त्म किया जा सके इस रिवर में से, लेकिन तब भी ये चीज़ें आगे भी मैनेज नहीं हो पाई हैं, और अभी तक यहाँ से पोल्यूशन नहीं ख़त्म हुआ है, ऐसा यहाँ पर देखने को मिलेगा। ये चीज़ें गुजरात के हाई कोर्ट ने मेंशन करी हैं। साथ ही साथ यहाँ पर आप देख पाओगे अहमदाबाद म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन हो गया, गुजरात पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड हो गया, इन्होंने भी ये सारी चीज़ें मेंशन करी हैं कि जो साबरमती रिवर है, ठीक है, ये बहुत ज़्यादा गंदा हो चुका है। इनफैक्ट यहाँ पर आप कह सकते हो कि गंदा क्या, बहुत ज़्यादा क्या, हाईली पोल्यूटेड हो चुका है। ठीक है, और यहाँ पर जितने भी ट्रीटमेंट चलाए जाते, जितने भी यहाँ पर प्रोग्राम चलाए जाते थे, वो सब फेलियर मार गए हैं, वो सब फेल मार गए हैं। आज के टाइम पर कोई प्रोग्राम यहाँ पर काम कर नहीं रहा है। रीज़न क्या है इसके पीछे पोल्यूशन का? रीज़न यह है कि बहुत सारी इंडस्ट्रीज है जहाँ से गंदा पानी निकल कर आ रहा है, वो इसके अंदर जा रहा है, और उसकी वजह से यहाँ पर रिवर पॉल्यूट हो रही है। रिवर की वजह से बहुत सारा मैरीन इकोसिस्टम भी बर्बाद होता हुआ नज़र आ रहा है। ठीक है, इतना हम लोगों ने करंट इशू पढ़ा। करंट इशू बस इतना ही समझना मोर देन इनफ है। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं साबरमती रिवर के ऊपर, जिसके बारे से जिसकी वजह से हम लोग ये आर्टिकल डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, तो साबरमती ये जो नाम है,
ये यहाँ पर दिया गया है दो स्ट्रीम की वजह से, ठीक है। दो स्ट्रीम्स आकर कंबाइन होती हैं, ठीक है। और वो दो स्ट्रीम्स कौन कौन सी हैं, एक है साबर और दूसरी है हाथमती। तो दो स्ट्रीम्स कंबाइन होती हैं, इसी वजह से इसको साबरमती बोला जाता है। ध्यान रखना इसके बारे में। साबरमती जो एक्सटेंड करती है कहाँ से, राजस्थान गुजरात वाले एरिया में आपको देखने को मिलेगा। ये पूरी की पूरी एक्सटेंड करती है। ये कुछ स्क्वायर किलोमीटर का एरिया है, ये नहीं पूछा जाएगा। आप यहाँ पर देख सकते हो राजस्थान और गुजरात में ये मतलब फैली हुई आपको ये साबरमती बेसिन देखने को मिलेगा। जो ये बेसिन है ये एक तरीके से घिरा हुआ है अरावली हिल से, ठीक है, नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट साइड पर। उसके बाद रन ऑफ कच्छ में यहाँ पर आपको ये रिवर जाती हुई नजर आएगी, और रन ऑफ कच्छ से ये कहाँ पर गिर जाती है, अरेबियन सी में। क्योंकि आपको मालूम होगा इधर यहाँ पर आप कह सकते हो ये जो गुजरात का मैप है, ठीक है, यहाँ पर रन ऑफ कच्छ आपको देखने को मिलेगा, यहाँ पर अंदर, और इस वाला एरिया साइड कौन सी है, इधर अरेबियन सी है, और इंडिया के मैप के इधर की साइड बे ऑफ बंगाल है। तो अरेबियन सी में जाकर ये साबरमती रिवर गिरती है, इसके बारे में ध्यान रखना है। और निकलती कहाँ से है ये, तो निकलती है अरावली हिल से, ठीक है। अरावली हिल से ये निकलती हुई आती है रिवर। और अरावली हिल्स यानी कि कहाँ पर है, राजस्थान के अंदर। राजस्थान के अंदर एक डिस्ट्रिक्ट है उदयपुर, वहाँ पे एक गांव है तेपुर, ठीक है, वहीं से यहाँ पर यह रिवर निकलती है, इसके बारे में ध्यान रखना है। अब ये रिवर वहाँ से निकलकर अरेबियन सी में गिरती है, लेकिन इसके बारे में ध्यान रखना है इसकी टोटल लेंथ कितनी है, तो लगभग 371 किलोमीटर्स की ये लेंथ देखने को मिल जाएगी, ठीक है। ये आप लोगों को एक आइडिया रखना है इसके बारे में। और उसके बाद और क्या इंपॉर्टेंट है, हाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना, ट्रिब्यूटरीज के ऊपर क्वेश्चन बनता है, जो सहायक नदियां होती हैं। एक बार क्वेश्चन आया था ब्रह्मपुत्र की ट्रिब्यूटरी के ऊपर, ऐसे यहाँ पर साबरमती की भी बहुत सारी ट्रिब्यूटरी हैं, मतलब सहायक नदियां हैं। तो साबरमती जैसे ये रिवर आपको देखने को मिलेगा। इसकी जो लेफ्ट बैंक वाली ट्रिब्यूटरीज हैं वो कौन कौन सी हैं, वो यहाँ पर आप देख पाओगे, वकल हो गया, हाथमती हो गया और वतरक हो गया। और जो राइट बैंक वाली ट्रिब्यूटरीज हैं वो यहाँ पर 10 से ही हो गया। तो ये इनके नाम आप लोग एक इसके बारे में छोटा सा आइडिया रखना है, ठीक है। इस रिवर के ऊपर बहुत सारे प्रोजेक्ट्स भी हैं आज के टाइम पर। साबरमती रिजर्वायर धरोई प्रोजेक्ट आपको देखने को मिलेगा, ठीक है, हथमती रिजर्वायर का प्रोजेक्ट देखने को मिलेगा, मेशो रिजर्वायर प्रोजेक्ट देखने को मिलेगा। बहुत सारे प्रोजेक्ट्स यहाँ पर कंप्लीट किए गए हैं और बहुत सारे प्रोजेक्ट्स चल भी रहे हैं। प्लस यहाँ पर साबरमती बेसिन की बात करें तो ये बहुत सारे इंडस्ट्रियल एरिया में आती है। अहमदाबाद से गुजरती है, गांधीनगर से गुजरती है। तो गांधीनगर अहमदाबाद दोनों एक इंपॉर्टेंट अर्बन सेंटर हैं आज के टाइम पर, ठीक है। और ये इंडस्ट्रियल सिटी कहलाता है अहमदाबाद। और यहाँ से इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रीज, टेक्सटाइल, लेदर गुड्स, प्लास्टिक, ये सारी इंडस्ट्रीज देखने को मिलेंगे। तो क्या हो रहा है, यहाँ से गंदा पानी, बहुत सारा जो वेस्ट होता है, बहुत ज़्यादा कूड़ा करकट होता है, वो सब निकल रहा है। और निकल कर कहाँ जा रहा है, वो साबरमती रिवर के अंदर जा रहा है। तो वन ऑफ द मेन कारण यही है, साबरमती रिवर आज के टाइम पर हाई पॉल्यूटेड है, वो ये है कि इन सारी इंडस्ट्रीज से बहुत सारा पोल्यूशन निकल रहा है। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट आर्टिकल पर। नेक्स्ट एक और छोटा सा आर्टिकल, अगेन यहाँ पर स्टेट पेज पर ही एक आर्टिकल आया है। वैसे मैं स्टेट पेज को डिस्कस नहीं करता हूँ, लेकिन आज बहुत सारे इंपॉर्टेंट इश्यूज है जिनको डिस्कस किया जा रहा है, ठीक है। यहाँ पे बात करी गई है पेरियार के बारे में, मुल्ला पेरियार डैम के बारे में। अब ये डैम क्या है इसको डिस्कस करेंगे। ये डैम भी हमारे एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और ये डैम ऐसा है जो कि रेगुलरली चर्चा में रहता ही रहता है, ठीक है। अभी हुआ क्या है, तो देखो यहाँ पर जो बहुत सारे गाँव हैं, ठीक है, अब वहाँ पे गाँव के अंदर क्या किया गया है, अलर्ट जारी किया गया है। और यहाँ पर ये सब गांव कहाँ पर है, केरला के अंदर। केरला के अंदर एक डिस्ट्रिक्ट है इदुक्की डिस्ट्रिक्ट, वहीं पर आपको ये मुल्ला पेरियार डैम देखने को मिलेगा। वहीं डैम के पास जो भी एक गांव है, वहाँ पर लोगों से जाकर बातचीत की गई कि आप लोग थोड़ा सा सतर्क रहना, क्योंकि यहाँ पर पानी काफ़ी बढ़ चुका है। और पानी बढ़ चुका है तो इससे जब भी डैम के जो शटर्स हैं वो ओपन किए जाएंगे, ठीक है, तो उससे आप लोगों को यहाँ पर कॉशंस लेना है और यहाँ पर आपको उससे बचना है। तो ये बातचीत की गई है जो भी वहाँ का नेशनल डिजास्टर रिस्पॉन्स फंड है उसके थ्रू, ठीक है, फोर्स जो है उसके थ्रू, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है, उन्होंने बातचीत की है वहाँ के लोगों से। तो मतलब कि यहाँ पर एक इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की गई है, हाँ यार डैम खुला है, तो इसकी वजह से आप लोग यहाँ पे थोड़ा सा सतर्क रहना, क्योंकि वहाँ पर आज के टाइम पर केरला के अंदर बारिश बहुत ज़्यादा हुई है, उसकी वजह से डिस्ट्रक्शन बहुत ज़्यादा हुआ है, लैंडस्लाइड बहुत ज़्यादा हुई है। ये सब कुछ हमने कवर किया है पिछले ही सप्ताह। उसके बाद अभी IMD ने, मतलब कि इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, जो कि हमारा मौसम विभाग है, ठीक है, इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली के अंदर है। और इसका काम क्या होता है, आगे की वेदर की फोरकास्टिंग करना, कि कल कैसा वेदर रहने वाला है, कल बारिश होगी या नहीं होगी, इन सब की फोरकास्टिंग करता है, ठीक है। तो इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने संडे में यहाँ पर एक ऑरेंज अलर्ट को भी जारी कर दिया है। अब यहाँ पर ऑरेंज अलर्ट क्या है ये आप लोग मुझे बताओगे, ठीक है, क्योंकि अभी 2-3 दिन पहले ही मैंने आपको IMD के, जो इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है, ये अपने बहुत सारे अलर्ट्स को जारी करता है, अलग अलग कलर के इंडिकेशन होते हैं। अब वो चारों मैंने चलो बता ही दिया, वो अलर्ट्स के जो कलर हैं वो आप नीचे कमेंट सेक्शन में बताना, उन अलर्ट्स का मतलब क्या है वो भी आपको नीचे कमेंट सेक्शन में बताना है, ठीक है। मैं ऑलरेडी इसके बारे में बता चुका हूँ, इस वजह से आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। उसके बाद बात करते हैं मुल्ला पेरियार डैम के बारे में, क्योंकि यहाँ पर इसी डैम के बारे में चर्चा हो रही है, क्योंकि मुल्ला पेरियार डैम के अंदर पानी का लेवल बढ़ चुका है।
ठीक है। आर्टिकल प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाएगा, प्लस जीएस पेपर 1, जीएस पेपर 2, क्योंकि हमारे सिलेबस के अंदर वाटर रिसोर्स करके एक टॉपिक है, वहां से हम लोग रिलेट करेंगे। मुल्लापेरियार डैम कहाँ पे लोकेटेड है? तो केरला के इदुक्की डिस्ट्रिक्ट के अंदर है, ये मैं आपको बता चुका। उसके बाद यहाँ पर आप देख पाओगे इसको मेंटेन किया जाता है, तमिलनाडु के थ्रू मेंटेन किया जाता है, और मतलब इसको ऑपरेट किया जाता है, मेंटेन किया जाता है तमिलनाडु के थ्रू, ताकि हम लोग जो ड्रिंकिंग वाटर है उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, मतलब ड्रिंकिंग वाटर पर्पज़ के लिए, प्लस यहाँ पर जो हमारी खेती होती है उसकी सिंचाई के लिए इसका पानी का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है। उसके बाद यहाँ पर एक बहुत लंबा एग्रीमेंट हुआ था बहुत साल पहले, यहाँ पर आप कह सकते हो 999 ईयर का 999 ईयर का लीज एग्रीमेंट हुआ था, जो कि ब्रिटिश रूल के थ्रू एक एग्रीमेंट किया गया था। और यहाँ पर ये जो राइट्स हैं इस डैम के, जो ऑपरेशनल राइट्स हैं कि ये डैम को कौन ऑपरेट करेगा, वो तमिलनाडु करेगा, तो इस डैम के जो ऑपरेशनल राइट्स हैं वो तमिलनाडु को दिया गया था 999 ईयर के लीज एग्रीमेंट पर। ठीक है, ब्रिटिश गवर्नमेंट के थ्रू। ठीक है, जब यहाँ पर देश आज़ाद नहीं होता, जब ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उसके थ्रू यहाँ पर एक काम किया गया था, तो इसके बारे में ध्यान रखना है। तभी इस वजह से इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है मुल्लापेरियार डैम। डैम की अगर हम बात करें तो यहाँ पर ये जो डैम है बेसिकली कौन सी रिवर पर बना है, क्योंकि किसी नदी पे तो बना होगा, तो वो पेरियार रिवर है। पेरियार रिवर के ऊपर ये डैम बना है। पेरियार यहाँ पर ये नदी है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है इसके बारे में। ये रिवर एक वेस्ट फ्लोइंग रिवर है। उसके बाद पेरियार रिवर के बारे में एक दो तीन इन्फॉर्मेशन जान लेते हैं। जो केरला है, केरला की सबसे लंबी रिवर पेरियार रिवर है। इसकी लेंथ लगभग 244 किलोमीटर्स की है। इसको लाइफ लाइन ऑफ केरला भी बोला जाता है। आपसे क्वेश्चन बन सकता है लाइफ लाइन ऑफ केरला ये किस चीज़ से रिलेटेड है, तो ये है रिवर से रिलेटेड, तो इसके बारे में ध्यान रखना है। ठीक है। उसके बाद यहाँ पर क्या है, पेरियार रिवर की अगर हम बात करें कहाँ से निकलती है, तो शिवागिरी हिल से, वेस्टर्न घाट से ये निकलती है, और यहाँ पर पेरियार नेशनल पार्क से ये बहती हुई जाती है। पेरियार रिवर के भी बहुत सारी ट्रिब्यूटरीज हैं, इसके क्या है, बहुत सारी सहायक नदियां हैं। वो कौन सी है, यहाँ पर आप देख पाओगे मुथिरापुझा, उसके बाद मुलायार, देन उसके बाद चिरुथोनी और पेरिनजनकुत्ती। तो ये आपको कुछ ट्रिब्यूटरीज देखने को मिलेंगी, इनका नाम भी आप इसके बारे में एक आइडिया रख सकते हो। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। आज बहुत सारी ज़बरदस्त इन्फॉर्मेशन भी आई है। अब एक ज़बरदस्त इन्फॉर्मेशन पे चलते हैं हम लोग, वो ये है, यहाँ पे बात की गई तमिलनाडु के अंदर एम्बर ग्रेस को सीज किया गया। एम्बर ग्रेस लगभग 8 करोड़ रुपए का ये एम्बर ग्रेस है, जिसको एक तरीके से सीज किया गया है। अब आपका क्वेश्चन होगा कि सर ये एम्बर ग्रेस क्या है? देखो, एम्बर ग्रेस आपने सुना होगा कि जो वेल होती है, वेल मछली होती है, उसकी उल्टी बहुत महंगी होती है। ठीक है, हाँ वही है एम्बर ग्रेस। बेसिकली उल्टी होती नहीं है। ठीक है, यहाँ पर इसको बोला जाता है, ये काफ़ी लंबा समय से वेल के पेट के अंदर देखने को मिलता है। ठीक है, बनता रहता है, देन उसके बाद यहाँ पर वॉमिट के थ्रू ये बाहर आ जाती है। ठीक है, तो ये एम्बर ग्रेस इसको हम लोग बोलते हैं। ये बहुत ज़्यादा महंगी होती है। ठीक है, क्योंकि इसका कहाँ पे यूज़ होता है मैं आपको बताता हूँ, लेकिन उससे पहले करंट इशू देख लेते हैं। तो जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ऑफिशियल है, उन्होंने लगभग यहाँ पर 8 किलोग्राम एम्बर ग्रेस को सीज किया, कहाँ पर, तिरुवर डिस्ट्रिक्ट के अंदर। और उसके बाद यहाँ पर बोला गया ये जो डिमांड ये जो इसका प्राइस है लगभग 1 किलो एम्बर ग्रेस 1 करोड़ के आसपास की या फिर 1.5 करोड़ के आसपास की देखने को मिलती है। तो आप समझ सकते हो ये जो एम्बर ग्रेस है अपने आप में ही 8-10 करोड़ रुपए का ये एम्बर ग्रेस देखने को मिलेगा। 8 किलो एम्बर ग्रेस, तो मतलब आप समझ सकते हो उसकी क्या वैल्यू देखने को मिलती है। लेकिन हमें यहाँ पर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इसको कवर करना है। आर्टिकल हमारे एग्जाम के बायोडाइवर्सिटी और एनवायरमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाएगा। जीएस पेपर 3 के अंदर बहुत सारे टॉपिक्स हैं, वहाँ से आप इसको रिलेट कर सकते हो। देखो, एम्बर ग्रेस यहाँ पर ग्रे एम्बर भी बोला जाता है इसको, और उसके बाद ये एक तरीके से वेल वॉमिट के तौर पर बोला जाता है कि हाँ ये जो वेल मछली है उसकी उल्टी है, ऐसा यहाँ पे बोला जाता है। ठीक है, लेकिन होता क्या है, ये जो एम्बर ग्रेस है एक सॉलिड वैक्सी सब्सटेंस होता है, जो कि वेल कौन सी है, ध्यान रखना कौन सी वेल में सबसे ज़्यादा पाया जाता है, स्पर्म वेल में। नाम ध्यान रखना, वो स्पर्म वेल है। स्पर्म वेल के बारे में भी मैं आपको आगे इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करवाऊंगा। तो इस स्पर्म वेल की इंटेस्टाइन से ये सॉलिड वैक्सी सब्सटेंस ओरिजिनेट होता है, जिसको हम लोग एम्बर ग्रेस बोलते हैं। ठीक है, एम्बर ग्रेस यहाँ पर जो ये प्रोड्यूस होता है लगभग 1% स्पर्म वेल्स के अंदर प्रोड्यूस होता है। मतलब बहुत ज़्यादा यूनिक तरीका, मतलब आप कह सकते हो बहुत कम ही तरीके से ये एम्बर ग्रेस मिल सकता है। जिसको मिल गया मतलब सही है, फिर बढ़िया ही है। ठीक है, तो यहाँ पर बहुत कम तरीके से एम्बर ग्रेस देखने को मिलता है। और एम्बर ग्रेस के अंदर केमिकली इसके अंदर एल्कलॉइड्स होता है, एसिड्स होते हैं, और भी बहुत सारे स्पेशल कंपाउंड होते हैं जिसको हम लोग एम्ब्रीन बोलते हैं। एम्ब्रीन बिल्कुल कोलेस्ट्रॉल से सिमिलर होता है, तो ये सारी चीज़ें इसके अंदर पाई जाती हैं। लेकिन यहाँ पर इसका इस्तेमाल कहाँ पर होता है मैं आपको बताऊँगा। देखो, यहाँ पर इसकी जो वैल्यू है ये बहुत ज़्यादा है, और इस बहुत ज़्यादा वैल्यू होने की वजह से इसको फ्लोटिंग गोल्ड भी बोला जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ये बाहर निकलकर पानी में साफ़ होता क्योंकि देखो पहले तो बहुत गंदा होता है, ये पानी में तैरता तैरता साफ़ होता काफ़ी साफ़ हो जाता है, फिर इसका गोल्डन कलर देखने को मिलता है, और ये पानी में ऊपर फ्लोट होता है। इसको हम लोग बोलते हैं फ्लोटिंग गोल्ड। ओके, और 1 किलो एम्बर ग्रेस का जो कॉस्ट है इंटरनेशनल मार्केट में वो 1 करोड़ से ऊपर का ही मैं आपको बता चुका हूँ।
अब सर इसका यूज़ क्या है यहाँ पर, इसका काम क्या होता है? इसका यूज़ यह है कि परफ्यूम मार्केट में इसका इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। परफ्यूम मार्केट में इसका इस्तेमाल किया जाता है बहुत अच्छी खुशबू देने के लिए। और आपको मालूम है दुबई बहुत ज़्यादा फेमस है अपने परफ्यूम्स के लिए, इतर के लिए, तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है इस एम्बरग्रेस का, ठीक है। और अगर हम बात करें तो पहले भी बहुत पुराने ज़माने में एंशियंट इजिप्टियंस भी इस एम्बरग्रेस का इस्तेमाल करते थे बहुत सारी मेडिसिन के अंदर, दवाइयों के अंदर, प्लस एज आ स्पाइस का भी ये लोग इस्तेमाल करते थे, ठीक है। और ऑब्वियसली यहाँ पर इतनी महंगी चीज़ है तो इसकी स्मगलिंग तो देखने को मिलेगी, है ना। और इसकी स्मगलिंग बहुत ज़्यादा होती है, कोस्टल एरियाज में बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है, खासकर गुजरात के कोस्ट लाइन में सबसे ज़्यादा स्मगलिंग देखने को मिलती है। वहाँ पर सबसे ज़्यादा एम्बरग्रेस सीज किया जाता है, पकड़ा जाता है, ठीक है। ये आप लोग को ध्यान रखना है। उसके बाद यहाँ पर जो स्पर्म व्हेल है यही यहाँ पर ये एम्बरग्रेस प्रोवाइड करवाती है, और इसी वजह से अब देखो इतनी महंगी चीज़ मिल रही है इस व्हेल से। अब क्या होता है, बहुत सारे लोग इस व्हेल के पीछे पड़े होते हैं, इसको मार देते हैं, इसकी जान को इसी वजह से काफ़ी हद तक खतरा रहता है, ठीक है। तो स्पर्म व्हेल के बारे में पढ़ लेते हैं एक दो चीज़ें इंपॉर्टेंट, क्योंकि यही यहाँ पर ये एम्बरग्रेस देती है। स्पर्म व्हेल का साइंटिफिक नेम है साइटर कैटोडन। ध्यान रखना साइंटिफिक नेम क्या है, इसको हम लोग कैक्लोथ भी बोलते हैं, ठीक है। इसके जो दांत है वो काफ़ी बड़े बड़े होते हैं, बड़े दांत वाला यह व्हेल देखने को मिलती है, ठीक है। और मतलब इसका जो सर होता है ना वो स्क्वायर शेप में होता है। किस प्रकार से, इस प्रकार से इसका सर होता है, ठीक है। अभी मैं आपको पिक्चर दिखा दूंगा, आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो जो स्पर्म व्हेल है ये डार्क ब्लू कलर की या ब्राउनिश कलर की आपको देखने को मिलती है। इसके पेट पर व्हाइट कलर के पैचेस भी देखने को मिलते हैं। बात कर ही रहे हैं तो इस व्हेल को भी देख लेते हैं। तो जैसा मैंने आपको बताया इसका जो फेस है वो स्क्वायर शेप में देखने को मिलेगा, इसको हम लोग बोलते हैं स्पर्म व्हेल। और एम्बरग्रेस क्या होता है तो उसका इमेज भी देख लो, ये होती है एम्बरग्रेस, कुछ इस प्रकार से ये दिखाई पड़ती है। ओके चलो आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे हम लोग बात कर रहे थे किस चीज़ की, हाँ इस स्पर्म व्हेल की हमने देखा कहाँ पे पाई जाती है, तो ज़्यादातर ट्रॉपिकल वाटर्स में देखने को मिलती है, दुनिया भर में ये पाई जाती है। और काफ़ी हद तक इसकी जान को खतरा है। जान का खतरा क्या है, आज के नंबर पोल्यूशन काफ़ी बढ़ चुका है, क्लाइमेट चेंज काफ़ी बढ़ चुका है, इसकी वजह से जान को खतरा है। साथ ही साथ इसकी हंटिंग बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि यहाँ पर ये हम लोग को एम्बरग्रेस दे रही है, ठीक है। तो इस वजह से इसकी हंटिंग वगैरह होती है, इसको मार दिया जाता है, ये आप देख पाओगे। प्रोटेक्शन स्टेटस की बात करें तो IUCN लिस्ट के अंदर वल्नरेबल कैटेगरी के अंदर आती है, मतलब कि इसकी जान को खतरा है, अगर हम इसको बचाएंगे नहीं ना तो ये प्रजाति खत्म हो जाएगी। ये आपको इसके बारे में ध्यान रखना है। ओके आगे बढ़ेंगे। उसके बाद एक छोटा सा आर्टिकल आपको ये देखने को मिलेगा, यहाँ पर डिस्कशन किया गया है, अभी मैंने आपको समझाया था पेज नंबर 1 पर कश्मीर के बारे में बहुत सारे डेवलपमेंट हुआ है। उसके बाद वहाँ पर अभी हाल ही में बहुत सारे इंसिडेंट्स देखने को मिल रहे हैं, मैंने आपको ये भी बताया, ठीक है, कि बहुत सारे सिविलियंस को मारा गया, ठीक है, बहुत सारे हमारे जवान भी वहाँ पर उसी डिस्प्यूट के बीच में शहीद हुए हैं, तो वो डिस्प्यूट जारी हैं। तो पाकिस्तान के बहुत सारे कैदी निकले, प्रिजनर्स, उनको मारा गया है अभी पूंछ फायरिंग के अंदर, क्योंकि एक और फायरिंग हमने संडे में देखी है, वहाँ पर मिलिटेंट्स ने ओपन फायरिंग चालू करी है। ओपन फायरिंग के अंदर हमारे जो पुलिस हैं, पुलिस पर्सन है वो इंजर्ड हुए हैं। और लेकिन यहाँ पर आप देख पाओगे दूसरी तरफ से जो पाकिस्तान प्रिजनर हैं, ये जेली हैं, इनको मार दिया गया है। तो ये आपको देखने को मिलेगा, एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा, तो इसके बारे में आप लोग एक आइडिया रख सकते हो बस खाली, कि अभी बहुत सारे इंसिडेंट्स देखने को मिल रहे हैं। उसके बाद एक छोटा सा आर्टिकल ये देखने को मिलेगा, जो हमारी राज्य सरकार है वो उसको उनको बोला जा रहा है, क्या बोला जा रहा है, उनको ये बोला जा रहा है कि आप एडिबल ऑयल के प्राइसेस हैं उनको कट डाउन करो। एडिबल ऑयल मतलब कि जो खाने वाला तेल होता है, जिसको हम लोग अपने फूड में इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, ये सारे जो तेल होते हैं। अब क्या हो रहा है ना कि बहुत सारी जो मतलब हमारी सरकार है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, वो यहाँ पर बार बार स्टेट से कह रही है कि आपको प्राइस थोड़ा सा कम करना होगा। ऐसा क्यों करने को कह रहे हैं, अभी क्यों करने को कह रहे हैं, क्योंकि अभी तक तो कोई ऐसा आर्टिकल देखना को मिला नहीं, तो अभी इसलिए कह रहे हैं क्योंकि अभी फेस्टिवल का सीजन आ रहा है, अभी दिवाली होगा, फिर उसके बाद और भी बहुत सारे फेस्टिवल्स लगातार आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो फिर क्या होगा, ऑयल का यूज़ ज़्यादा बढ़ने वाला है, तो इस वजह से यहाँ पर बोला गया है कि इसके प्राइसेस को कट डाउन कर देना चाहिए। तो एडिबल ऑयल प्राइसेस रिमेनिंग आज के टाइम पर बढ़ रहे हैं, और फेस्टिव सीजन यानी कि जो त्योहारों का समय आ चुका है, यहाँ पर हमारी केंद्र सरकार फोकस कर रही है कि यहाँ पर एक तरीके से जो प्राइसेस हैं उनको थोड़ा सा लोअर कर दिया जाए, उसको कट डाउन कर दिया जाए, वो ज़्यादा बेनिफिशियल रहेंगे, क्योंकि यहाँ पर आने वाले टाइम पर थोड़ी सी डिमांड इंक्रीज़ होगी। क्योंकि आज के टाइम पर अगर हम बात करें एडिबल ऑयल्स की, तो ये बहुत ज़्यादा रेट में देखने को मिलेंगे कि प्राइसेस बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हुए हैं। इनफैक्ट यहाँ पर बोला जाता है इसके ऊपर तेल की महंगाई तो काफ़ी ज़्यादा बढ़ी है, ये ऐसा हम लोगों ने देखा है। इसके पीछे का रीज़न क्या है, इसके पीछे का रीज़न यह है कि जो ज़्यादातर एडिबल ऑयल है, जो खाने वाला तेल है, हम दूसरी कंट्री से परचेज कर रहे हैं। हम जितना अपने कंट्री के अंदर तेल का प्रोडक्शन करते हैं वो सब हम खुद ही खा लेते हैं।
हम लोग एक्सपोर्ट कर ही नहीं पाते, प्लस यहाँ पर और दूसरी कंट्री से हम लोग यहाँ पर इन ऑयल्स को परचेज करते हैं, इसमें बहुत सारे ऑयल्स आ जाते हैं। और इसी वजह से सरकार ने हाल ही में एक मिशन चालू किया है, आपको मालूम होगा एडिबल ऑयल को लेकर एक मिशन चालू किया गया है, उसका नाम नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। वहाँ पे फोकस ये रखा गया है कि हम अपने कंट्री में ज़्यादा से ज़्यादा ऑयल का प्रोडक्शन कर सकें, ठीक है। ये आपको इसके बारे में ध्यान रखना है, ठीक है। आज के टाइम पर तेल के ऊपर महंगाई ज़्यादा है, तो थोड़े से प्राइसेस को कट डाउन किया जाए ताकि फेस्टिवल सीजन हमारा सही से निकले, उसके बारे में यह आर्टिकल पब्लिश हुआ। आगे बढ़ेंगे। उसके बाद और क्या इंपॉर्टेंट आर्टिकल, यहाँ पर इंटरव्यू दिया गया है, इस इंटरव्यू को आप पढ़ सकते हो, इनका खुद का ओपिनियन बेस्ड यहाँ पर सारी चीज़ें बताई गई हैं। बाकी सारे आर्टिकल पॉलिटिक्स से बेसिस हैं, तो इनको भी आपको स्किप ही करना है। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट पेज पर आपको छोटे छोटे आर्टिकल्स देखने को मिलेंगे, एक दो आर्टिकल है, इनको भी हाथों हाथ देख लेते हैं। एक आर्टिकल ये है, पीएम्स म्यूजियम लाइकली टू मिस डेडलाइन। देखो हमारे सभी जितने भी प्राइम मिनिस्टर हैं, पहले प्राइम मिनिस्टर कौन थे, जवाहरलाल नेहरू जी। अभी तक यहाँ पर जितने भी प्राइम मिनिस्टर हैं आज के टाइम पर कौन है, नरेंद्र मोदी जी। जितने भी टोटल प्राइम मिनिस्टर हैं 1 से लेकर अभी तक के, ठीक है, इनके लिए एक म्यूजियम बनाने की बात की गई थी। अब यहाँ पर जो भी प्राइम मिनिस्टर म्यूजियम है, बेसिकली इसको प्राइम मिनिस्टर्स म्यूजियम बोला गया है। कहाँ पर, 3 मूर्ति भवन पर इसकी म्यूजियम बनाया जा रहा है। इसकी डेडलाइन यहाँ पर रखी है अक्टूबर 2021 की, ठीक है। अभी क्या है ना, ये पिछले साल ही इसका उद्घाटन होना था, लेकिन पिछले साल यहाँ पर ये काम तैयार हो नहीं पाया, ये म्यूजियम तैयार हो नहीं पाया, तो उसकी वजह से इसकी डेट को बढ़ा दिया गया था। तो अब की बार यहाँ पर ये डेट रखी गई है 2021 की, लेकिन बोला जा रहा है कि अब की बार भी ये डेडलाइन मिस हो जाएगी, क्योंकि अभी भी इस म्यूजियम के ऊपर काम चल रहा है, ठीक है। इस म्यूजियम को कंस्ट्रक्ट किया गया है, आप कह सकते हो जो हमारा नेहरू मेमोरियल म्यूजियम है, ठीक है, उसके बराबर में यहाँ पर इसको कंस्ट्रक्ट किया गया है। इसको म्यूजियम को बनाने का जो अप्रूवल है वो 2018 में दे दिया गया था। कितना पैसा खर्चा जा रहा है, 271 करोड़ रुपीस, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। इसका उद्घाटन पिछले साल ही होना था, मैंने जैसे आपको बताया, लेकिन पिछले साल इसका उद्घाटन हो नहीं पाया है पैंडेमिक की वजह से। लेकिन आज के टाइम पर यहाँ पर बोल रहे हैं कि अभी हमने टारगेट रखा है, लेकिन आने वाले टाइम पर फिर से इसकी डेडलाइन को बढ़ाना पड़ेगा, ये अपनी डेडलाइन को मिस कर जाएगी, ऐसा यहाँ पर देखने को मिल रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर क्वेश्चन होगा इस म्यूजियम के अंदर क्या होगा, तो इस म्यूजियम के अंदर काफ़ी सारे फीचर्स आपको देखने को मिलेंगे। ऑडियो और विजुअल डिस्प्लेस दिखाई जाएंगी, जो भी प्राइम मिनिस्टर है उनकी लाइफ्स के बारे में बताया जाएगा। होलोग्राम प्रोजेक्शन होगा पूरा का पूरा, एक इंटरैक्टिव कंटेंट होने वाला है जो कि यहाँ पर लोगों को दिखाया जाएगा प्राइम मिनिस्टर्स की लाइफ के बारे में, ठीक है। तो ये आप लोग इसके बारे में ध्यान रखना है, ठीक है। अब यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर्स के बारे में जब चर्चा हुई है तो मैं आपको एक और चीज़ें बता देता हूँ, ठीक है। यहाँ पर मैंने टेलीग्राम पर आपको लिस्ट ऑफ इंडियन प्राइम मिनिस्टर्स प्रोवाइड करवा दी है। फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर कौन थे, जवाहरलाल नेहरू जी, ठीक है। उसके बाद आप देख पाओगे गुलजारी लाल नंदा, लाल बहादुर शास्त्री, गुलजारी लाल नंदा फिर से आए, इंदिरा गांधी जी, उसके बाद मोरारजी देसाई जी, उसके बाद चरण सिंह जी। यहाँ पर आप देख पाओगे रेगुलरली आपको बहुत सारे आपको प्राइम मिनिस्टर देखने को मिलेंगे। आज के टाइम पर नरेंद्र मोदी जी आपको देखने को मिलेंगे, ये टाइम पीरियड चल रहा है 2014 से अभी तक, ठीक है। तो ये लिस्ट मैंने टेलीग्राम पर प्रोवाइड करवा दी है, उसको भी आप जाकर देख सकते हो, ओके। आगे बढ़ते हैं। उसका एक छोटा सा आर्टिकल ये देखने को मिलेगा, उत्तर प्रदेश के अंदर उनका खुद के 9 नए मेडिकल कॉलेज आने वाले हैं, ऐसा हमारे प्राइम मिनिस्टर ने एक स्कीम के तौर पे बता दिया है। और वो यहाँ पर योजना है प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना, और इसी योजना के तहत उद्घाटन कर दिया गया है 9 मेडिकल कॉलेजेस का। और यहाँ पर आप कह सकते हो 9 मेडिकल कॉलेजेस यूपी को मिलने वाले हैं, उसके बारे में छोटी सी इन्फॉर्मेशन है, पढ़कर इसको हटा दो। आगे बढ़ते हैं। एक छोटा सा आर्टिकल ये देखने को मिला है, यहाँ पे डिस्कशन हो रहा है यूज़ एंटी ड्रग फंड को लेकर। यहाँ पर हमारी जो मिनिस्ट्री है, ठीक है, जो मिनिस्ट्री कौन सी है, सोशल जस्टिस और एम्पावरमेंट मिनिस्ट्री, उन्होंने बोला है कि देखो जो ये एंटी ड्रग फंड है, जो हमने बहुत सारा फंड का यूज़ किया था, नेशनल फंड टू कंट्रोल ड्रग एब्यूज़, मतलब कि ऐसा फंड यहाँ पे अनाउंस किया गया था जो कि ड्रग्स को रोकने की मदद करेगा, ठीक है, ड्रग्स का कंजम्पशन को रोकेगा, ठीक है। तो यहाँ पे बोला गया है कि यहाँ पर जो भी फंड अनाउंस किया गया था ये एक्टिविटीज़ चलती रहेंगी, लेकिन यहाँ पर एक छोटा सा बदलाव होगा। वो छोटा सा बदलाव क्या होगा, अभी हम लोगों ने देखा है कि बहुत सारे केसेस ऐसे देखने को मिलते हैं कि मान लो ये पर्टिकुलर व्यक्ति है, ये पर्सन है, इसने थोड़ा सा ड्रग्स पर्सनल यूज़ के तौर पर इस्तेमाल कर लिया, थोड़ा सा, ठीक है, तो क्या होगा, उसको अरेस्ट कर लिया जाता है। तो यहाँ पर जो मिनिस्ट्री है उन्होंने बोला है ऐसा नहीं करना है। अब आपको पुलिसिंग एक्टिविटीज़ नहीं दिखानी है, यहाँ पर उस व्यक्ति को अरेस्ट नहीं करना है जो कि थोड़ा सा ड्रग्स अपने पर्सनल यूज़ के लिए इस्तेमाल कर रहा है, ठीक है। ये आप देख पाओगे, ये स्टेटमेंट आया है इस आर्टिकल के अंदर। उसका बोला गया इट इज़ बीइंग यूज्ड ओनली फॉर पुलिसिंग एक्टिविटीज़, वी आर रिसेंटली प्रपोज्ड एडेड डी एडिक्शन टू इट। यहाँ पर देखो क्या क्या बोला गया, मैं आपको समझाता हूँ। जो यहाँ पर एक तरीके से सोशल जस्टिस एम्पावरमेंट के जो सेक्रेटरी हैं, इन्होंने बोला है कि हम लोग एक ऐसा प्रपोजल ऐड कर रहे हैं एक्ट के अंदर कि वो
जो छोटी छोटी क्वांटिटीज़ होती हैं ड्रग्स की उसको डीक्रिमिनलाइज करेगा। मतलब कोई छोटी क्वांटिटीज़ रखता है अपने पास ड्रग्स की, ठीक है, अपने पर्सनल यूज़ के लिए, तो यहाँ पर उसको डीक्रिमिनलाइज करा जाएगा, उस पर कोई भी यहाँ पर क्रिमिनल चार्जेस नहीं लगाए जाएंगे। अभी आपने देखा होगा ऐसे बहुत सारे केसेस हम लोगों को हमारी कंट्री में देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। तो ये यहाँ पर मेंशन किया गया है। तो ये छोटा सा जो प्रपोजल है ये एनडीपीएस एक्ट के अंडर में डाला जाएगा। एनडीपीएस एक्ट क्या है? यह है नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंसेस एक्ट 1985, ठीक है। इसके बारे में ध्यान रखना। ये एक्ट क्या काम करता है? एक तरीके से जो ड्रग्स वगैरह है उसके कंजम्पशन को रोकने में मदद करता है। ये आपको छोटा सा आइडिया रखना है, ठीक है। ये इसके बारे में ध्यान रखना। आगे बढ़ते हैं फिर नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। अभी कोई छोटी सी इन्फॉर्मेशन इसमें यही दी गई है, आने वाले टाइम पर आर्टिकल थोड़ा डिटेल में आएगा तो मैं आपको सारे नोट्स वगैरह प्रोवाइड करवा दूंगा। तो डोंट वरी, आपका कुछ आर्टिकल छूटता नहीं है, चाहे वो एक दिन बाद कवर हो चाहे वो 2 दिन बाद कवर हो, कोई भी ऐसी चीज़ आपको छूटती नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर बोला गया पुलिस को एक तरीके से फोकस करना है, मतलब पुलिस को मतलब ज़्यादा फोकस नहीं करना है जो छोटे मोटे केसेस निकल कर आएंगे उसके ऊपर, ठीक है। ऐसा यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। आगे बढ़ते हैं पेज नंबर 13 के ऊपर, दैट इज वर्ल्ड सेक्शन। देखेंगे दुनियादारी में क्या चल रहा है। एक आर्टिकल ये बताया गया अफगानिस्तान को लेकर सिचुएशन है। तालिबान ने यहाँ पर कुछ जॉब्स ऑफर करी हैं अपने ही लोगों को, लेकिन वो जो जॉब है उसके बदले में पैसा नहीं मिलेगा। उसके बदले में यहाँ पर ये कुछ वीट वगैरह प्रोवाइड करवा देंगे, गेहूँ प्रोवाइड करवा देंगे, ताकि जो भुखमरी है आज के टाइम पर कंट्री में उसको हम लोग कम कर सकें, उसको रोक सकें, ठीक है। क्योंकि अफगानिस्तान के अंदर क्या क्राइसिस चल रहे हैं वो आपको A to Z मालूम ही है कि तालिबान का कंट्रोल आया उसके बाद से अफगानिस्तान की हालत बहुत बुरी हो चुकी है। बहुत सारी कंट्रीज जो फंडिंग करती थी उन फंडिंग को रोक दिया गया है, उनको फ्रीज कर दिया गया है। बहुत सारा फंड US का है, उन सबको फ्रीज कर दिया गया है। लेकिन हाल ही में एक बहुत बड़ा बदलाव भी हुआ। अभी एक मीटिंग हुई थी, मॉस्को मीटिंग, वहाँ पर बहुत सारी कंट्रीज ने बोला है कि हम लोग अफगानिस्तान को असिस्टेंस प्रोवाइड करवाएंगे। उसमें वन ऑफ द कंट्री इंडिया भी है। इंडिया ने बोला है कि हम लोग ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस देने वाले हैं अफगानिस्तान को। ये सब कुछ कनेक्ट कर लो क्योंकि ये सब हम लोग रेगुलरली पढ़ते हुए आ रहे हैं। अगर आप लोग डेली न्यूज़पेपर एनालिसिस रेगुलर बेसिस पर फॉलो कर रहे हो तो एक एक बात आपको मालूम होगी, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, इन्हीं सब चीज़ों को देखते हुए क्राइसिस बहुत ज़्यादा वहाँ पे बढ़ चुके हैं। तालिबान ने यहाँ पर एक प्रोग्राम लॉन्च कर दिया है कि हम लोग भुखमरी से लड़ेंगे कैसे। लोगों को थाउजेंड्स ऑफ पीपल को, मतलब हज़ारों लोगों को वीट प्रोवाइड किया जाएगा, उनको गेहूं प्रोवाइड करवाएंगे, बदले में उनसे काम करवा लेंगे। लेबर एक्टिविटीज़ वो लोग काम करके दिखाएंगे, वो लोग काम करेंगे, उनके बदले में क्या चाहिए? रोटी चाहिए, ठीक है। जो लोग काम करेंगे, मजदूरी करेंगे, उनको बदले में रोटी चाहिए। तो यहाँ पर ये लोग ये फोकस रखने वाले हैं कि उन लोगों को खाना प्रोवाइड करवाया जाएगा और उनसे लेबर एक्टिविटीज़ चलवाई जाएंगी। और काम कौन सा? जैसे डिगिंग वाटर चैनल्स या छोटे मोटे जो काम से कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ हैं वो ये लोग यहाँ पर करवाने वाले हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। उसके बाद यहाँ पर एक छोटा सा आर्टिकल है, US सैबोटेजिंग CPAC विद इंडिया सपोर्ट। अब यहाँ पर इमरान खान की साइड से स्टेटमेंट आता है, मतलब इमरान खान की साइड में, मतलब उनकी ही साइड से आप कह सकते हो, एक स्टेटमेंट आता है कि आज के टाइम पर US और साथ ही साथ इंडिया दोनों मिलकर पाकिस्तान को कहीं ना कहीं BRI यानी बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव से निकाल रहे हैं। और साथ ही साथ यहाँ पर CPAC यानी कि चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, इसको भी कहीं ना कहीं बर्बाद करने की कोशिश कर रहे हैं। अभी नहीं समझ में आया होगा, अब समझ में आएगा। एक सेकंड रुक जाओ, आपको मैप के थ्रू मैं सारी चीज़ें क्लियर करूंगा, ठीक है। यहाँ पर आप देख पाओगे ये जो कॉरिडोर है ना, ये जो बना हुआ है इसको हम लोग बोलते हैं चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। उससे पहले आपको समझना होगा बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। ये जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है ये चाइना का एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव है। इसमें चाइना क्या फोकस कर रहा है कि हम लोग दुनिया भर को कनेक्ट कर देंगे चाइना, ठीक है। चाइना कनेक्ट करेगा ट्रेड रूट के माध्यम से, व्यापार करेगा, व्यापार करके पैसा बढ़ाएगा। चाइना का एक टारगेट है कि हम लोग US की इकॉनमी को बीट कर दें जल्द से जल्द। तो आप देख पाओगे इस प्रकार से कनेक्टिविटी देखने को मिलेगी। ये चाइना का मैप हो गया। चाइना इस प्रकार से यहाँ पर कनेक्टिविटी बढ़ाने की पूरी कोशिश कर रहा है। उसके बाद ये तो लैंड के माध्यम से हो गया और सी रूट के माध्यम से भी कनेक्टिविटी बढ़ती हुई ये नजर आएगी, ठीक है। आप देख पाओगे श्रीलंका के अंदर तो पूरा कंट्रोल हो ही चुका है। श्रीलंका के अंदर बहुत सारी चीज़ों के ऊपर कब्जा ऑलरेडी कर चुका है चाइना, ठीक है। एक पोर्ट भी खरीद चुका है पूरा का पूरा। उसके बाद यहाँ पे आप देख पाओगे इधर वाले एरियाज में भी काफ़ी कुछ इन्वेस्टमेंट कर चुका है। बहुत सारी कंट्रीज में इन्वेस्टमेंट करता हुआ नजर आएगा, लेकिन साथ ही साथ यहाँ पर बहुत सारी कंट्रीज को मनाकर ये प्रोजेक्ट गुजार रहा है ये चाइना। ये आपको इसके बारे में ध्यान रखना है, ठीक है। अब क्या है, इससे ये लोग व्यापार करेंगे, व्यापार करके यहाँ पे पैसा जनरेट करने वाला है। और इसी का एक छोटा सा पार्ट है वो है CPAC, ठीक है। ध्यान रखना, चाइना के BRI का एक पार्ट है चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। और यहाँ पर जो ये POK वाला एरिया, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर वाला एरिया, ये किसने कब्जा रखा है? ये पाकिस्तान ने कब्जा रखा है। और पाकिस्तान ने ये वाला एरिया क्या करा? चाइना को दे दिया। चाइना को मतलब क्यों दिया? कि चाइना यहाँ से प्रोजेक्ट निकाल सकता है, अपना CPAC प्रोजेक्ट निकाल सकता है।
जो चाइना है वो क्या करेगा, यहाँ से डायरेक्ट आप कह सकते हो ये जो कश्मीर वाला एरिया है यहाँ से अपना चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर निकालेगा, चाइना को डायरेक्ट पाकिस्तान के ग्वादर पोर्ट से कनेक्ट करेगा। उसके बाद ये इंडियन ओशन में कनेक्टिविटी चाइना की आ जाएगी। देखो इंडियन ओशन में कनेक्टिविटी हो गई, प्लस इधर से बहुत सारे एरियाज पे कनेक्टिविटी आपको देखने को मिलेगी। लगातार म्यांमार में इन्वेस्टमेंट हो गया और भी वेरियस कंट्रीज में इन्वेस्टमेंट हो गया, श्रीलंका में इन्वेस्टमेंट हो गया। तो चाइना की पूरी तकनीकी यहाँ पर घेरने की, ये आपको इसके बारे में ध्यान रखना है, ठीक है। तो यहाँ पर आज के टाइम पर यूएस क्या कर रहा है, यूएस कहीं ना कहीं फोकस कर रहा है इंडिया के साथ मिलकर इस चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर को ख़त्म करने की, ठीक है, इसको यहाँ पर हटाने की। साथ ही साथ यहाँ पर जो पाकिस्तान है आज के टाइम पर एक बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहा है बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के अंदर, उसको हटाने की, यहाँ पर पाकिस्तान को बाहर करने की यहाँ पर पूरा फोकस कर रहा है। ऐसा यहाँ पर पाकिस्तान का ये स्टेटमेंट देखने को मिलेगा। आई होप आपको ये दोनों ही प्रोजेक्ट्स अच्छे से क्लियर हो चुके हैं। तो आज मंडे है, मंडे में कोई भी इकॉनमी का सेक्शन आता नहीं है, डायरेक्ट हम लोग एडिटोरियल पर चलेंगे, देखेंगे आज के इंपॉर्टेंट एडिटोरियल्स को। और बाकी यार स्पोर्ट्स सेक्शन का आपको मालूम ही है कल जो मैच था क्या हुआ है, ठीक है। चलो कोई बात नहीं है, जो भी हुआ है। अब यहाँ पे हम लोग डिस्कस करते हैं। देखो एक आर्टिकल ये है, यहाँ पर ग्लासगो मीटिंग के बारे में डिस्कशन हुआ है। ऑथर ने जो भी बोला है मैं टू द पॉइंट बात बताने की कोशिश करूँगा। एक आर्टिकल ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पाकिस्तान अभी यहाँ पर FATF की ग्रे लिस्ट में बरकरार रहने वाला है, उसके बारे में आर्टिकल है। सारी चीज़ें कवर करेंगे प्रीलिम्स और मेंस के पर्सपेक्टिव से। और उसके बाद यहाँ पर ये सारे एडिटोरियल कहीं ना कहीं पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस्ड एडिटोरियल देखने को मिलेंगे, ये सब बेकार हैं। यहाँ पर ज़्यादातर एडिटोरियल आज के टाइम पर बेकार ही आ रहे हैं, इनको आपको नहीं फॉलो करना है। उसके बाद एक आर्टिकल ये है इंडिया और सेंट्रल एशियन आउटरीच को लेकर, इंडिया का क्या आज के टाइम पर रोल देखने को मिल रहा है सेंट्रल एशिया के अंदर, उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आगे बढ़ते हैं, स्टार्ट करेंगे आज के एडिटोरियल सेशन को। सबसे पहला आर्टिकल बात करता है पाकिस्तान अभी FATF की लिस्ट में, जो ग्रे लिस्ट है उसके अंदर बरकरार रहने वाला है, ये इन्फॉर्मेशन आ चुकी है, ठीक है। लेकिन पाकिस्तान के साथ इन्फॉर्मेशन ये भी है कि और भी बहुत सारी कंट्रीज़ को ऐड किया गया है और बहुत सारी कंट्रीज़ को ग्रे लिस्ट से निकाला गया है। तो आर्टिकल यहाँ पर आप देख पाओगे इंटरनेशनल रिलेशंस प्लस मनी लॉन्ड्रिंग और ये सारे टॉपिक्स जो हैं इनसे रिलेट करेगा, ये सब हमारे सिलेबस का पार्ट है। तो हाल ही में FATF ने पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में रिटेन कर रखा है, यहाँ पर बरकरार रख रखा है। लेकिन ध्यान रखना पाकिस्तान के साथ साथ 3 कंट्रीज़ को इस लिस्ट के अंदर ऐड किया गया। वो 3 कंट्रीज़ कौन कौन सी हैं, एक है जॉर्डन, दूसरा माली और तीसरा टर्की। इन कंट्रीज़ को इसके अंदर ऐड किया गया है। साथ ही साथ यहाँ पर इस ग्रे लिस्ट के अंदर और भी बहुत सारी कंट्रीज़ थी, उनको बाहर भी निकाला है। उनमें से बोत्सवाना और मॉरिशस को बाहर निकाला है। तो आपको ध्यान रखना है क्या क्या 3 कंट्री को ऐड किया गया, 2 कंट्री को ग्रे लिस्ट से बाहर निकाला गया। अब यहाँ पर जो पाकिस्तान है, ठीक है, पाकिस्तान को क्यों बरकरार रखा है, क्योंकि देखो पाकिस्तान को बरकरार रखने के पीछे का रीज़न ये है क्योंकि यहाँ पर टेररिज्म वगैरह ख़त्म नहीं हुआ है। क्योंकि हमने फोकस ये किया, देखो FATF फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स का मेन काम क्या होता है कि जो टेररिज्म है, जो आतंकवाद है, वो किसी कंट्री के अंदर बढ़े ना। साथ ही साथ जो मनी लॉन्ड्रिंग होती है, ब्लैक मनी को वाइट मनी में कन्वर्ट किया जाता है, फिर टेरर फाइनेंसिंग देखने को मिलती है, आतंकवाद को पैसा मिलता है, तभी आतंकवाद बढ़ता है। तो इन सब चीज़ों को रोकने का काम करता है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। अगर कोई कंट्री करती है तब भी ये काम, तो उनको ये ग्रे लिस्ट और ब्लैक लिस्ट में डाला जाता है, ठीक है। अब ग्रे लिस्ट और ब्लैक लिस्ट में डालने से होता क्या है वो भी आपको आगे पता चल जाएगा। तो यहाँ पर पाकिस्तान के अंदर ये सारी एक्टिविटीज़ रुकी नहीं है, उसकी वजह से पाकिस्तान भी रुका नहीं है, डायरेक्ट ग्रे लिस्ट में पड़ा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर आप ध्यान रख सकते हो उसके बारे में। उसके बाद होता क्या है, देखो मान लो कोई भी कंट्री ग्रे लिस्ट के अंदर आती है तो वो क्या करेगी, उसको परेशानी ये होगी कि उसको अगर कोई लोन लेना होगा या वर्ल्ड बैंक से लेना होगा, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड से लोन लेना होगा, तो वो लोन नहीं ले पाएगी, बिल्कुल भी किसी भी इंस्टीट्यूशन से लोन नहीं ले पाएगी, क्योंकि वो लोन प्रोवाइड करवाने में बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं। तो आप देख पाओगे यही एक बहुत बड़ा दिक्कत देखने को मिल जाती है इसको लेकर, ठीक है। उसके बाद क्या है, FATF क्या होता है, क्योंकि FATF के बारे में हमने पढ़ना है, क्योंकि प्रीलिम्स में यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स एक इंटर गवर्नमेंटल बॉडी है, यहाँ पर बहुत सारी कंट्रीज़ की सरकारें आपस में मिलकर काम करती हैं। इस बॉडी को बनाया गया था 1989 में, जब G7 की समिट चल रही थी तब। उसके बाद ये काम क्या करती है, मैंने आपको बता दिया है कि जो भी टेररिज्म है उसको कंट्रोल करने का काम करती है, टेरर फाइनेंसिंग को कंट्रोल करने का काम करती है, और आतंकवाद से लड़ने का काम करती है, मनी लॉन्ड्रिंग को रोकने का काम करती है। ये आपको मैंने बता दिया इसके ऑब्जेक्टिव क्या है। हेडक्वार्टर कहाँ पर है, तो हेडक्वार्टर इसका पेरिस के अंदर देखने को मिलेगा। कितने मेंबर्स हैं, तो FATF के अंदर आज के टाइम पर टोटल 39 मेंबर्स है। देखना मैं 39 मेंबर्स बता रहा हूँ, ये ग्रे लिस्ट ब्लैक लिस्ट वाले मेंबर नहीं है, इसके खुद के मेंबर 39 मेंबर्स हैं। भारत भी यहाँ पर एक मेंबर है FATF का, ये आपको ध्यान रखना है। साथ ही साथ दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि FATF अपनी 2 लिस्ट मेंटेन करके चलता है, एक है ग्रे लिस्ट और एक है ब्लैक लिस्ट। इन कंट्रीज के अंदर इन लिस्ट के अंदर उन कंट्रीज को डाला जाता है जो कि FATF के रूल्स एंड रेगुलेशंस के हिसाब से नहीं चलती हैं, जैसे कि टेररिज्म वगैरह उन कंट्रीज़ के अंदर ज़्यादा देखने को मिलता है, मनी लॉन्ड्रिंग एक्टिविटीज़ ज़्यादा हो रही हैं, वार्निंग देने के बाद भी ज़्यादा हो रही हैं, तो उनको ग्रे लिस्ट या ब्लैक लिस्ट में डाल दिया जाता है। आज के टाइम पर ग्रे लिस्ट के अंदर बहुत सारी कंट्रीज़ देखने को मिलेंगी, लेकिन ब्लैक लिस्ट के अंदर सिर्फ 2 कंट्री है, वो है ईरान और नॉर्थ कोरिया।
ग्रे लिस्ट के अंदर कौन कौन सी कंट्रीज हैं, तो ग्रे लिस्ट में आपको देखने को मिलेगा अभी जो करंट इशू के बारे में अगर हम बात करें तो पाकिस्तान ग्रे लिस्ट में देखने को मिलेगा। उसके बाद जॉर्डन हो गया, टर्की हो गया, माली हो गया, तो ये सब ग्रे लिस्ट के अंदर आ चुकी हैं। इसके बारे में आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं जी। यहाँ पर यह आर्टिकल होता है खत्म। इसमें यही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है जहाँ पर एग्जाम से पूछा जा सकता है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर जो एडिटोरियल है बात करता है कि अभी आपको मालूम होगा ग्लासगो के अंदर एक मीटिंग होने वाली है, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 26। यहाँ पर एक क्लाइमेट चेंज को लेकर डिस्कशन होगा, एक बहुत बड़ी मीटिंग होगी। 31 अक्टूबर से ये मीटिंग स्टार्ट होने वाली है। तो ऑथर का यहाँ पर क्या मेंशन करा गया है, ऑथर के द्वारा मेंशन किया गया है कि देखो सब लोगों ने टारगेट रख रखा है कि हम 2030 तक एमिशन को खत्म करेंगे, है ना 2030 तक हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, नेट जीरो की तरफ पर 2050 तक पहुँचेंगे, नेट जीरो तक पहुँचेंगे हम लोग। 2000 बहुत सारी कंट्रीज़ ने डिसाइड किया है हम 2050 तक अपने कंट्री से जो एमिशन है उसको बिल्कुल जीरो कर देंगे, पोल्यूशन खत्म कर देंगे। ऑथर क्या बोलते हैं, ऑथर ये बोलते हैं कि आपको फोकस क्या रखना चाहिए जब भी मीटिंग होगी, तो मीटिंग के अंदर क्या फोकस रखना चाहिए कि साल 2030 तक आपको एमिशन कम करने पर ध्यान रखना है। जो आप पोल्यूशन कर रहे हो उसको कम करने पर ध्यान रखना है। और साल 2050 तक का आपको टारगेट ये सेट करना है कि आप नेट ज़ीरो तक यहाँ पर बढ़ो। मतलब क्या है इसका, मतलब ये है कि आज के टाइम पर चाइना हो गया या बहुत सारी कंट्रीज़ हो गई, ये लोग बोल रही हैं कि हम लोग 2050 तक क्या करेंगे, नेट ज़ीरो एमिशन करेंगे, जो भी पोल्यूशन है उसको बिल्कुल ज़ीरो कर देंगे। लेकिन ऑथर क्या बोल रहे हैं, ये आपको करने की ज़रूरत नहीं है। आप ये करने की बजाय दूसरा काम ये करो कि साल 2030 तक, मतलब थोड़े टाइम पहले थे, अपने जो टारगेट है उसको थोड़ा सा और ज़्यादा हार्डर बनाओ। 2030 तक आप यहाँ पर पोल्यूशन को कम करने की कोशिश करो, ऐसा यहाँ पर ऑथर बोल रहे हैं, ठीक है। तो उसके बाद यहाँ पर मीटिंग के बारे में डिस्कशन हुआ भाई, ये जो भी बातचीत होने वाली है, बहुत सारी कंट्रीज़ यहाँ पर डिस्कशन करना है, वो सब इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड देखने को मिलेगी आर्टिकल में। वही यहाँ पर घिसी पिटी बातें हैं जो कि हम लोग रेगुलरली डिस्कस करते हैं, क्योंकि यहाँ पर ये जो मीटिंग है ये आने वाले टाइम पर होने ही वाली है। 31 अक्टूबर का इंतजार कर लो, उसके बाद हमारे पास ऑलरेडी सारी इन्फॉर्मेशन आ ही जाएगी, ठीक है। 31 अक्टूबर के पास उसके बाद हमारे पास सारी इन्फॉर्मेशन आ जाएगी इस मीटिंग के बारे में, क्या डिस्कशन ऑलरेडी हुआ है, तो ये सब हमें एग्जैक्टली पता चल जाएगा। तो अभी के लिए यहाँ पर इस आर्टिकल में यहाँ पर इतनी बात ध्यान रखनी है, आगे यहाँ पर छोड़ना है। नेक्स्ट आर्टिकल यहाँ पे आज का लास्ट एडिटोरियल बात करता है इंडिया सेंट्रल एशियन आउटरीच को लेकर, ठीक है। यहाँ पर क्या है, आज के टाइम पर भारत के जो रिलेशन है वो सेंट्रल एशिया में आपको देखने को मिलेंगे ग्रो हो रहे हैं, लेकिन अफगानिस्तान कहीं ना कहीं एक प्रॉब्लम बन चुका है। अफगानिस्तान में बहुत सारा ड्रास्टिक चेंज आया, आपको मालूम होगा क्या चेंज आया, मैंने अभी इन सब चीज़ों के बारे में बताया है थोड़ी देर पहले ही। इसकी वजह से इंडिया के अंदर बहुत सारे प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही हैं। लेकिन बात करें जो इंडिया के बायलैटरल टाइज हैं सेंट्रल एशिया के साथ या फिर कॉकसस वाले रीजन के साथ, जैसे कि अर्मेनिया, अजरबैजान वाले जो रीजन हो गए वहाँ पर, तो इंडिया के रिलेशंस काफ़ी अच्छे देखने को मिलेंगे। देखो इंडिया के रिलेशंस बहुत सारी कंट्रीज़ के साथ अच्छे हैं वहाँ पर, लेकिन बहुत सारी कंट्रीज़ के साथ बहुत ज़्यादा बेकार भी हैं। अब बात करते हैं हम लोग किस किस चीज़ की। देखो आपको मैप एक देखने को मिलेगा, सेंट्रल एशिया में बहुत सारी कंट्रीज आती हैं, ठीक है, किर्गिस्तान, तजिकिस्तान, ये सारी एरिया कंट्रीज़ आपको देखने को मिलेंगी। तो जो हमारे एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर हैं एस जयशंकर साहब, ये अभी हाल ही में गए थे एक बहुत बड़ी विजिट पर, ठीक है, बहुत सारी कंट्रीज़ में उन्होंने विजिट किया। उसी विजिट पर ये किर्गिस्तान गए। किर्गिस्तान में यहाँ पर इन्होंने बोला कि 200 मिलियन का लाइन ऑफ क्रेडिट प्रोवाइड किया जाएगा किर्गिस्तान को इतना पैसा प्रोवाइड करवाएंगे हम लोग, और इससे क्या होगा, किर्गिस्तान अपने आप पे डेवलपमेंट कर सकता है, विकास कर सकता है, ठीक है। उसके बाद हमारे एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर किर्गिस्तान से डायरेक्ट उड़कर कहाँ पे गए, कजाकिस्तान में गए, ठीक है। कजाकिस्तान इनका नेक्स्ट स्टॉप था, वहाँ पर इन्होंने बातचीत करी वहाँ के फॉरेन मिनिस्टर के साथ ही साथ CICA की मीटिंग को अटेंड किया, ठीक है। वो कौन सी है, कॉन्फ्रेंस ऑन इंटरेक्शन एंड कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर इन एशिया, ठीक है। तो ध्यान रखना, कॉन्फिडेंस मेजरिंग बिल्डिंग इन एशिया करके यहाँ पर मीटिंग थी जिसको अटेंड किया है। CICA में जो हमारे जयशंकर साहब हैं उन्होंने टारगेट किया चाइना के BRI प्रोजेक्ट को, चाइना का जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव वाला प्रोजेक्ट है जिसके बारे में मैंने आपको ऑलरेडी अभी बताया है थोड़ी देर पहले ही, इसके बारे में इसको टारगेट किया गया कि देखो चाइना का जो मेथड है, ये जो BRI वाला प्रोजेक्ट है, ये कनेक्ट करने की बात कर रहा है, दुनिया भर को हम कनेक्ट करेंगे, इससे यहाँ पर दुनिया को फ़ायदा तो होगा नहीं, चाइना अपने इंटरेस्ट की बात कर रहा है, ऐसे तौर पे यहाँ पर हमने टारगेट किया चाइना को, ठीक है, ये आप देख पाओगे। उसके बाद यहाँ पे बोला, फिर उसके बाद होता है 13 अक्टूबर की तारीख आती है, 13 अक्टूबर हम लोग पहुँचते हैं अर्मेनिया में हमारे जयशंकर साहब, ठीक है, यहाँ पर बहुत सारे लोगों से मिलते हैं, प्लस रशिया में बहुत सारे काउंटर पार्ट से मिलते हैं, ठीक है। मिस्टर जयशंकर साहब यहाँ पे जो रशिया के काउंटर पार्ट होते हैं उनसे मिलते हैं, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, इन सबसे कहीं ना कहीं बहुत सारा डिस्कशन होता है रीजनल कॉपरेशन को लेकर, हमारे कॉपरेशन एक्टिविटीज़ को लेकर। लेकिन फिर भी आप देख पा रहे होंगे पाकिस्तान यहाँ पर नहीं है, पाकिस्तान को हमने यहाँ पर टांग खींची है क्योंकि वहाँ पर टेररिज्म काफ़ी बढ़ रहा है, क्योंकि इसकी वजह से, ठीक है। पाकिस्तान चाइना की बात नहीं कर रहे, पाकिस्तान चाइना के अलावा आप देख पाओगे जितनी भी कंट्री से डिस्कशन किया है वहाँ पे कॉपरेशन के बारे में बात ही हुई है।
नाउ बात करते हैं इंडिया और आर्मेनिया के टाइज के बारे में। तो हमारे जयशंकर साहब यहाँ पर आप पहले ऐसे एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर बने हैं जो कि आर्मेनिया में विजिट कर आए हैं, आर्मेनिया में होकर आए हैं, आर्मेनिया में बातचीत की है, वहाँ के जो काउंटर पार्ट है अरत मिजोरन उनसे बातचीत करी, और साथ ही साथ आर्मेनिया और इंडिया ने मिलकर डिसाइड कर लिया है अपने बायलैटरल रिलेशन को और ज़्यादा मजबूत करेंगे, और ये सारी इन्फॉर्मेशन हमारे जयशंकर साहब ने प्रोवाइड करवाई है। ठीक है, साथ ही साथ यहाँ पर हमारी कंट्री इंडिया बार बार फोकस कर रही है कि अजरबैजान और आर्मेनिया के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट है, नगोर्नो काराबक वाला कॉन्फ्लिक्ट है, उसमें शांति बना जा सके, क्योंकि आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच में अपने आप में एक बहुत बड़ा विवाद देखने को मिलता है। इधर आपको आर्मेनिया देखने को मिलेगा, इधर अजरबैजान, इधर तुर्की, ईरान, जॉर्जिया, रशिया। तो यहाँ पर आर्मेनिया में गए थे हमारे एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर, और देखो इन दोनों कंट्रीज़ के बीच में लड़ाई होती है कौन से रीजन को लेकर, जो ये रेड वाला पोर्शन दिख रहा है नगोर्नो काराबक वाले रीजन को लेकर, उसको अजरबैजान जीत चुका है। ठीक है, अजरबैजान यहाँ पर जीत चुका है इस एरिया को, आप देख पाओगे। तो होता क्या है, हम लोग इन कॉन्फ्लिक्ट्स के अंदर काफ़ी हद तक शांति प्रोवाइड करवाने की बात करते हैं। बाय द वे, इसका कॉन्फ्लिक्ट अगर आपको समझना है, इनका इतिहास क्या है, किस चीज़ को लेकर लड़ रहे हैं, क्यों लड़ रहे हैं, तो इसके ऊपर मैं ऑलरेडी वीडियो अपलोड कर चुका हूँ। आप लोगों को करना क्या है, सिंपल सा यूट्यूब पे टाइप करना आर्मेनिया वर्सेस अजरबैजान, आर्मेनिया अजरबैजान कॉन्फ्लिक्ट बाय दीपक यादव एजुकेशन, आपको वीडियो मिल जाएगा, उसको आप लोग देख सकते हो। वहाँ पे मैं सारी इन्फॉर्मेशन आपको दे चुका हूँ। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर बोला गया, अब आप देख पाओगे अफगानिस्तान पर आते हैं। ये सारी इन्फॉर्मेशन हो गई, हमारे रिलेशंस बहुत सारी कंट्रीज़ के साथ लगातार ग्रो होते हुए नजर आए। अफगानिस्तान पर आएंगे तो अफगानिस्तान के साथ हमारे रिलेशंस अच्छे देखने को मिलेंगे नहीं, क्योंकि तालिबान ने यहाँ पर अपनी सुप्रीमेसी हासिल कर ली है, और उसकी वजह से यहाँ पर आप देख पाओगे क्या हुआ है कि यहाँ पर हमारे जो बहुत सारे ग्रुप्स है वो काफ़ी वीकन देखने को मिलेंगे। शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन वाला ग्रुप काफ़ी कमज़ोर देखने को मिलेगा। ठीक है, अफगानिस्तान की साइड से बहुत सारा जो टेररिज्म वाले कॉन्सेप्ट है वो बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। टेररिज्म, आतंकवाद अफगानिस्तान के अंदर बढ़ रहा है, इससे यहाँ पर इंडिया को भी बहुत सारे कंसर्न वाली चीज़ें देखने को मिलेंगी। ठीक है, जो SCO है वो काफ़ी फेल हुआ। ठीक है, हम लोग अफगानिस्तान के क्राइसिस के ऊपर रिस्पॉन्ड नहीं कर पाए, और शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन वाला जो ये पूरा का पूरा ग्रुप है ये काफ़ी हद तक फेल होता हुआ नजर आया है। ये चीज़ें मेंशन करी गई। देन उसके बाद यहाँ पर और क्या क्या चीज़ें मेंशन करी गई हैं। आज के टाइम पर भारत का जो कॉपरेशन है, क्योंकि भारत ने बहुत सारे पार्टनरशिप एग्रीमेंट साइन करे हैं बहुत सारी कंट्रीज़ के साथ, जैसे कजाकिस्तान हो गया, तजिकिस्तान हो गया, उज़्बेकिस्तान हो गया। इन कंट्रीज़ के साथ हम लोग अपने डिफेंस कॉपरेशन और साथ ही साथ जो रिलेशंस हैं या व्यापार के रिलेशंस हैं वो और ज़्यादा बढ़ा चुके हैं, और इसके ऊपर आज के टाइम पर हम लोग फोकस कर रहे हैं। पहले ऐसा नहीं था, लेकिन आज के टाइम पर सेंट्रल एशिया के अंदर भारत की एक्टिविटी ज़्यादा देखने को मिलेंगी। भारत का जो रिलेशन है दूसरी कंट्रीज़ के साथ वो बहुत ज़्यादा देखने को मिलेंगे। ठीक है, ये आप लोग को ध्यान रखना है। ठीक है, तो इसके बारे में ध्यान रखना है। लेकिन चाइना बहुत सारे अपने मतलब अपने चाल ही चलता रहता है, चाइना बहुत सारे इन्वेस्टमेंट करता है बहुत सारी कंट्रीज़ के साथ, उसी की वजह से भारत के रिलेशन कहीं ना कहीं थोड़े बहुत ख़राब हो जाते हैं दूसरी कंट्रीज़ के साथ। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर क्या बोला गया, आज के टाइम पर चाइना का जो प्रोजेक्ट है कौन सा हो गया, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव हो गया। बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के साथ चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर वाला प्रोजेक्ट हो गया। CPEC वाले प्रोजेक्ट के बारे में मैंने अभी आप लोगों को बताया है। तो ये कहीं ना कहीं जो सारे प्रोजेक्ट्स हैं ये भारत के लिए काफ़ी बड़े कंसर्न है। ठीक है, भारत के लिए काफ़ी बड़े कंसर्न है। आप देख पाओगे चाइना की ऐसी हरकत यहाँ पे देखने को मिलती है, और ये सारे सिक्योरिटी कंसर्न पैदा करते हैं। और इन सब चीज़ों को देखते हुए आप देख पाओगे इंडिया को ज़रूरत भी है बहुत सारी कंट्रीज़ के साथ रिलेशंस को मेंटेन करने की, और इंडिया ने किया भी है। अब बात करें ईरान की, बाद में हम ईरान पर आते हैं। ईरान भी सेंट्रल एशिया के अंदर देखने को मिलेगा। ईरान के साथ भी रिलेशन हमारे बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, लेकिन अभी थोड़े टाइम पहले ही ख़राब हुए हैं। क्यों? क्योंकि US की वजह से, क्योंकि US ने क्या किया, US ने ईरान के ऊपर बहुत सारे सैंक्शंस लगा दिए थे डोनाल्ड ट्रंप के टाइम पर, और उसके बाद यहाँ पर न्यूक्लियर डील को ख़त्म किया। तो आप कह सकते हो इसकी वजह से हमारे रिलेशन ख़राब हुए थे। अदरवाइज इंडिया ने यहाँ पर एक MOU साइन किया है ईरान के साथ 2015 में। हम लोग चाबार पोर्ट बना रहे हैं वहाँ पर, हम लोग भी अपनी कनेक्टिविटी बढ़ा रहे हैं आज के टाइम पर। लेकिन हो क्या रहा है, चाइना का भी बहुत ज़्यादा एग्रेशन देखने को मिलेगा। चाइना भी चाहता है कि अफगानिस्तान में कंट्रोल पाऊँ, अफगानिस्तान के साइड से फिर मैं ईरान में पहुँचूँ। तो इस प्रकार से चाइना भी बढ़ना चाहता है काफ़ी ज़्यादा। ठीक है, तो सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ की बात करें तो यहाँ पर आप क्या देख पाओगे, इंडिया के काफ़ी अच्छे पार्टनर हैं, इंडिया के साथ रिलेशंस काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं। लेकिन हम लोग को एडमिट करना पड़ेगा कि देखो इंडिया को जो एक्टिविटीज़ है, कनेक्टिंग एक्टिविटीज़ हैं इंडिया ने यहाँ पर अलाउ करी हैं, प्लस ट्रेड वगैरह काफ़ी कुछ यहाँ पर देखने को मिला है। लेकिन चाइनीज़ कंसर्न भी काफ़ी हद तक देखने को मिलेगा। ठीक है, ऐसा नहीं चाइनीज़ कंसर्न नहीं है, चाइनीज़ कंसर्न भी देखना पड़ेगा। तो हम लोग को इस चीज़ को मैनेज करना पड़ेगा। उसके बाद आज के टाइम पर जो अफगानिस्तान के अंदर क्राइसिस क्रिएट हो रहे हैं, अफगानिस्तान के अंदर भी आप कह सकते हो बहुत ज़्यादा टेररिज्म बढ़ चुका है, तालिबान का बहुत ज़्यादा खतरा बढ़ चुका है। तो यहाँ पर इस चीज़ को देखते हुए भारत को थोड़ा सा एंगेज करना पड़ेगा, चाहे वो चाइना के साथ भी एंगेज करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर नहीं तो आप कह सकते हो भारत के अंदर बहुत बड़ा खतरा देखने को मिल सकता है इन अफगानिस्तानियों के थ्रू। ठीक है, यहाँ पर जो टेररिज्म एक्टिविटीज़ बढ़ी है उसके थ्रू। तो ये यहाँ पर आई होप आपको समझ में आ गया है, ये सारी चीज़ मेंशन करी गई हैं। उसके बाद सारे आर्टिकल्स बेकार हैं। ये 3 आर्टिकल्स थे जिसको हमने डिस्कस करना था, हमने डिस्कस कर लिया। नाउ इसी के साथ करते हैं लेक्चर को समाप्त। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू एंड जय हिंद।